जब सूचनाएं पीयर रिव्यूड हो जाती हैं, पीयर का मतलब होता है समकक्ष, तो जब समकक्ष लोगों की उनको मान्यता मिल जाती है तो वो ज्ञान में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, अब वो समकक्ष लोगों की मान्यता कैसे मिलेगी? जैसे मान लीजिए आपने कोई काम किया है, तो जो उस फील्ड के जो लोग होंगे और उस फील्ड के जो समकक्ष लोग होंगे या जो अच्छे स्कॉलर्स लोग होंगे उनको वो चीज़ें भेजी जाएंगी, उनको वो टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करने के बाद जो भी आपने कहा है अगर वो सत्य पाया जाएगा तो उसमें उसका अप्रूवल हो जाता है और उसको मान लिया जाता है कि वो अब नॉलेज बन चुकी है, क्योंकि उसको पीयर रिव्यूड कर लिया गया, जांच लिया गया, परख लिया गया है। रिसर्च पेपर में आप लोग अक्सर पढ़ते होंगे पीयर रिव्यूड जर्नल्स, आजकल तो बहुत चल रहा है ये पीयर रिव्यूड जर्नल्स। तो पीयर रिव्यूड जर्नल्स क्या होते हैं? वो यही तो होते हैं, पीयर का मतलब होता है कि जो लोग उसमें पब्लिश कराना चाहते हैं अपने पेपर, उन्हीं के समकक्ष या उनसे ज़्यादा सीनियर लोग उस चीज़ को एवेल्युएट करें। तो प्रोसेस तो यही होता है कि आप अगर कोई पेपर सबमिट करते हैं किसी उसमें, तो वो उस फील्ड के लोग उसको देखते हैं, जांचते हैं, अगर कोई सुझाव होते हैं देते हैं, अदरवाइज वो पब्लिश हो जाता है और नॉलेज मान लिया जाता है उसको। तो लोग ये कहते हैं कि हम क्लास में सिर्फ वी कैन ओनली एक्सचेंज द इन्फॉर्मेशन। अभी भी मैं आपको जो बात कर रहा हूँ यहाँ पर, आप लोगों से जो बोल रहा हूँ, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस इज ओनली द इन्फॉर्मेशन। और ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इंटरनेट पर, मैं भी वहीं से हेल्प लेके बनाता हूँ इसको। तो ये तो अवेलेबल है आपके पास, तो आई एम ओनली शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। नॉलेज शेयर नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। और स्किल तो बिल्कुल कतई भी नहीं होती है शेयर। स्किल के बारे में कहा जाता है स्किल कैन ओनली बी एक्वायर्ड, जो कौशल होते हैं उनको अर्जित किया जाता है। मेरे पास जो कौशल है वो मैं आपको दे नहीं सकता, मैं आपको सिर्फ सूचनाएं दूंगा उससे संबंधित। मैंने जो भी स्टडी किया है, जो मैं जानता हूं, वो मैं आप तक दे दूंगा। अब आप उसको अपने आप से प्रैक्टिस करो और उस स्किल को या उस कौशल को अर्जित कर लो आप। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये चीजें शेयर नहीं होती, ये फिलॉसफी यही मानती है। तो वो मानती है कि पूरी क्लास जो है ये इंस्ट्रक्शन सिस्टम है, कि इंस्ट्रक्शन डिजाइन है। तो एज ए टीचर हमको क्या करना है कि इस डिजाइन को बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन करना है, बेस्ट आउटकम हमारे निकल के आए क्लास में। इसलिए हम जो बात करते हैं इंस्ट्रक्शन डिजाइन की करते हैं। और थोड़ा सा अगर आप बैकग्राउंड में जाएं, मैंने कल भी आपसे कहा था कि आईसीटी जब से आई है तब से हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात नहीं करते हैं, लेकिन वो भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ही है। और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को जब आप, अगर आपको बीएड का मेरे को थोड़ा बहुत ध्यान होगा, तो तीन प्रकार होते हैं उसके, टाइप्स, मैं टाइप्स की बात कर रहा हूँ, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम अप्रोच। और जब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शिक्षा तकनीकी के रूप, तो वो चार हो जाते हैं, जिसमें पहली आती है बिहेवियर टेक्नोलॉजी, दूसरी आती है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, और तीसरी आती है टीचिंग टेक्नोलॉजी, और चौथी फिर से हो जाती है सिस्टम अप्रोच। तो ये जो सेकंड वन है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, उसी का एक्सटेंशन है इंस्ट्रक्शन सिस्टम डिजाइन, जो ये मानता है कि क्लास में शिक्षण नहीं होते हैं, सिर्फ इंस्ट्रक्शन का आदान प्रदान होता है। या तो सूचनाएं, ज्यादातर समय तो यही होता है कि जो शिक्षक हैं वो सूचनाएं प्रदान करते हैं छात्रों को, बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ हम भी सीखते हैं हमारे स्टूडेंट्स से, तो आदान प्रदान होता है, क्लास में होता है। तो ये फिलॉसफी ये मानती है। और इसी के आधार पर फिर हम लोग मानते हैं कि भाई अब उसको जो है हम कितना बेहतरीन बनाएं, कितना अच्छे से बनाएं। तो उसको लेके हमने ये इंस्ट्रक्शन डिजाइन की बात की है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो यही है, इंस्ट्रक्शन सिस्टम डिजाइन। अब सवाल ये कि इसकी जरूरत कहाँ पड़ रही है, क्यों हम इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की बात कर रहे हैं, क्या जरूरत है, क्या इसके, क्या ये इंस्ट्रक्शनल डिजाइन जब नहीं बना था या जब इसका आविष्कार नहीं हुआ होगा, तब क्या टीचिंग नहीं होती थी, तब क्या शिक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया नहीं होती थी? तो ये तो हम नहीं कह सकते, ये तो कहना गलत है। कल भी आपसे इस बात पर डिस्कशन हुआ है कि जब तक टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी के आने के बाद ही शिक्षण शुरू हुआ है ना। तब भी होता था, अब अच्छा होने लगा, हम ये मान लेते हैं। हम ये नहीं कहेंगे खराब होता था पहले, हम ये कहेंगे अब हमारा अच्छा होने लगा। ठीक है, तो ठीक उस तरीके से ये है कि ऐसा नहीं है कि इसके आने से पहले, स्ट्रक्चरल डिजाइन से पहले कभी चीजें होती थी, सब होती थी, अब बहुत सिस्टमैटिक, बहुत स्पेसिफिक हो गई है। तो जरूरत क्यों होती है? तो बेसिक जो चार क्वेश्चन हैं इसके पीछे वो ये हैं। होम टू टीच, ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, किसको पढ़ाने जा रहे हैं, कौन होगा मेरे सामने, जो क्लास में बैठेगा मेरे सामने वो कौन होंगे, कहाँ से आएंगे, क्या उनकी योग्यताएं होंगी, कितना उनका पूर्व ज्ञान होगा, ये सारी चीजें इस सवाल के अंतर्गत आती हैं। होम टू टीच, किसको पढ़ाया जाए? सिर्फ इकट्ठा कर लें बच्चों को क्लास में, हम सिर्फ इंटरेस्टेड स्टूडेंट को पढ़ाएं, मेरे जान पहचान वालों को पढ़ाएं, या कौन होंगे? तो सबसे पहला सवाल है होम टू टीच, किसको पढ़ाया जाए। दूसरा है व्हाट टू टीच, अब पढ़ने वाले तो आ गए, आपने डिसाइड कर लिया, आपने चूज कर लिया। अब हम दूसरा क्या कहते हैं, व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाया जाए। अब बच्चों को इकट्ठा कर लेना पढ़ाई थोड़ी होती है।
हमको ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि अगर आप मान के चलिए जैसे मदारी है, भीड़ तो इकट्ठा कर लेगा, लेकिन अब भीड़ को इकट्ठा करने के बाद अगर उसको वहां जमाए रखना है भीड़ को, तो उसे कुछ करतब तो दिखाने पड़ेंगे। कुछ तो ऐसा कौतूहल, एक क्यूरियोसिटी वहां पर डेवलप करनी पड़ेगी जो पब्लिक रुकेगी वहां पर। तो शिक्षा में वही दूसरा सवाल ये होता है कि अब आपने बच्चों को तो इकट्ठा कर लिया, बच्चे आ गए आपके पास, पढ़ने वाले आ गए, लेकिन अब पढ़ाएंगे क्या, कंटेंट क्या होगा। तो दूसरा जो मुख्य सब प्रश्न है वो ये है कि पढ़ाए क्या, पढ़ाएंगे हम, कंटेंट क्या होगा हमारा, अभी पाठ्य वस्तु क्या होगी, विषय वस्तु क्या होगी। तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हाउ टू टीच। अब बच्चे भी आ गए और हमने ये भी तय कर लिया कि बच्चे अब ये पढ़ेंगे। मान लिया शिक्षण शास्त्र पढ़ेंगे, मान लीजिए केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मान लीजिए हिंदी पढ़ेंगे, कोई भी विषय पढ़ेंगे, लेकिन अब अगला सवाल है हाउ टू टीच, पढ़ाएंगे कैसे, या शिक्षक पढ़ाएंगे कैसे। अब ये सवाल है हमारा। सब कुछ है हमारे पास, बच्चे भी आ गए, शिक्षण प्रक्रिया भी पूरी, हमारे पास पूरा कंटेंट आ गया, लेकिन उसको पढ़ाया कैसे जाए, डिलीवर कैसे किया जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि जो डिलीवर किया गया है, हाउ टू इवेल्युएट दैट। इवैल्यूएशन याद रखिएगा हमेशा, किसी भी अच्छे प्रोसेस का आखिरी स्टेप होता है इवैल्यूएशन, और यही सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है। अगर इवैल्यूएशन गड़बड़ हो गया तो आपने कुछ भी किया है पीछे, वो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इवैल्यूएशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको हर जगह लास्ट में इवैल्यूएशन मिलेगा, उसके बिना पूरा ही नहीं होता कोई भी प्रोसेस। तो आखिरी क्वेश्चन ये है कि आपने ऊपर जो इतना सारे काम किए हैं, आपने बच्चों को इकट्ठा किया, आपने कंटेंट को इकट्ठा किया, और आपने पढ़ाने के तरीकों को भी कर लिया, लेकिन ये सबसे सवाल आखिरी ये है कि वो कितने ज्यादा वहां पर सफल हुए, ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो चौथा क्वेश्चन जो है वो आपको ये फोकस करता है कि हाउ टू इवैल्यूएट। बेसिक ये 4 क्वेश्चन, और पूरा टीचिंग, पूरा शिक्षण प्रक्रिया जो है इन 4 क्वेश्चनों में ही घूमती है चारों तरफ। पूरी शिक्षण प्रक्रिया, ये बेसिक क्वेश्चन है हमारे शिक्षण के। अब देखिए आगे, ये क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद जब हमने ये सब कुछ डिसाइड कर लिया, इसी बेस पर बनता है हमारा इंस्ट्रक्शन डिजाइन। अब ये जो है कुछ सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल है, आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। कुछ सिलेक्टिव डेफिनेशन हैं ये, जो बोल रही है इंस्ट्रक्शन सिस्टम डिजाइन इज द क्रिएशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड मटेरियल इन ए मैनर दैट रिजल्ट इन द एक्विजिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल। मतलब कुछ भी आप जो पढ़ाने जा रहे हैं, नॉलेज का हो, स्किल का हो, कुछ भी हो, उसको वेल मैनर्ड आप उसको अरेंज कर लीजिए, जिससे कि वो हमारे स्टूडेंट तक पहुंच जाए। फिर मैं फिल्म वाली बात पर आता हूँ। जैसे फिल्म वाले अपना मैसेज देना चाहते हैं और आपको बिल्कुल मैसेज दे देते हैं। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ यहाँ पर, ग्राफिक्स का, जो हम कल बात कर रहे थे ना, ग्राफिक्स की। अमूल के एडवर्टाइजमेंट आपने जरूर देखे होंगे। अमूल, अमूल इंडिया मक्खन, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाता है। उससे छोटे छोटे होर्डिंग्स नहीं होते, उसके बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं, और आपको वहाँ आपके शहर में मिल जाएंगे वो। और लगभग मान के चलिए हर 15 दिन में वो एक नया होर्डिंग लगाते हैं, और हर होर्डिंग पे एक थीम होती है। और वो थीम क्या होती है कि उस 15 दिन में, 20 दिन में जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है हमारे देश का, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं वहां पर। तो ये फर्क है उसका। तो आपको भी ये ध्यान रखना होगा कि हम जो भी, और ये समझ लीजिएगा कि उस पोस्टर को देखते ही आप समझ जाते हैं कि ये क्या मैसेज देना चाहते हैं। कार्टून भी होते हैं जो न्यूज़पेपर में आते हैं, छोटा सा कोने में कार्टून होता है, शब्द भी नहीं होते हैं कभी कभी उसमें, अमूल के उस पर तो शब्द भी नहीं होते हैं एडवर्टाइजमेंट में, लेकिन आप समझ जाते हैं कि इशारा किस तरफ करता है। इतना मतलब उसका जो क्रिएशन होता है इतना चुस्त होता है उसका, हर चीज के लिए जाती है, मैसेज के लिए जाता है उसका। सेम उस तरह से हम इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की बात कर रहे हैं कि आप जो भी एक्टिविटी प्रिपेयर कर रहे हैं वो इतनी क्रिस्प हो कि आप जो डिलीवर करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, दैट मस्ट बी डिलीवर टू द स्टूडेंट, वो डिलीवर हो जाना चाहिए उसको। ये डेफिनेशन सिंपल सी बोलती है। नेक्स्ट है, इंस्ट्रक्शन सिस्टम डिजाइन इज सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजी rooted in the instructional theories and models to design and develop content, experiences and other solutions to support the acquisition of new knowledge or skill। ये जो हमने पहले बोला कि सबसे पहले आप बच्चों के अभी आगे हम लोग बात करेंगे डिटेल में, यहाँ हो सकता है थोड़ा सा आपको क्लिष्ट लग रहा हो, थोड़ा कठिन लग रहा हो, आगे समझ में आ जाएगा आपको। ये सिस्टम जो है ये भी वही बात बोल रहा है कि हम नॉलेज स्किल की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी ध्यान रखें कि जो हमारे लर्नर हैं, हम उनको क्या सपोर्ट सिस्टम देने जा रहे हैं, हम कैसे उनको फैसिलिटेट करेंगे हम उनकी लर्निंग में, हमें यहाँ भी यही ध्यान देना होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन बोलती है, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन इज अ टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड एनवायरनमेंट्स व्हिच प्रमोट द एक्विजिशन ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल बाय द स्टूडेंट्स। एक वर्ड आया है इसमें, लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ये वर्ड बड़ा प्रोफेशनल में है आज की डेट में, और प्रोफेशनल में इसलिए भी है कि सरकार ने कुछ पैरामीटर भी बनाए हैं, कुछ मानक भी बनाए हैं। और जब कब खासतौर से प्राथमिक शिक्षा में लर्निंग आउटकम्स की बात होती है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस की बात होती है, वो ये फिक्स करना चाहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, हम जो इतने सारे टीचर्स हमने रिक्रूट किए हैं, हम इतना पैसा गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट खर्च कर रही है स्कूल्स के ऊपर, ठीक है, तो ये हमारा लर्निंग आउटकम पूरा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है।
जितना खर्च कर रहे हैं हम। ठीक है, और मुझे ये बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं स्वयं भी यूपी का रहने वाला हूँ। तो वहाँ क्योंकि मैंने वहाँ काम भी किया है। डिस्ट्रिक्ट रामपुर है, थोड़ा सा आगे उधर लखनऊ से आगे जाएंगे मर्दाबाद के पहले पड़ेगा रामपुर, वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। तो ये मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, और मैं यहाँ भी बोलता हूँ अपने स्टूडेंट से बिहार में कि प्राथमिक शिक्षा में एक आमूलचूल परिवर्तन उत्तर प्रदेश में आया है। स्कूलों की हालत अब ऐसी खराब नहीं है। और जो मेरे सर्किल में जो मेरे मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, जो बेसिक टीचर्स हैं, मेरे दोस्त भी हैं बहुत सारे, मेरे घर में मेरा भाई भी है, तो वो लोग शेयर करते हैं फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर, तो मैं देखता हूँ कि बहुत आमूलचूल परिवर्तन आए, स्कूलों की स्थिति बहुत बेहतर हुई है, लर्निंग आउटकम्स भी बहुत आए हैं, बच्चे बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं वहाँ पर। तो ये एक अच्छी बात है। तो कुल मिला के ये है, ये सारा प्रोसेस है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन से जुड़ा हुआ। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में हम चीजें क्या यूज कर रहे हैं और उनको कैसे यूज कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कभी कभी होता है कंटेंट है हमारे पास, टीचर को पढ़ाने की इच्छा भी है लेकिन मेथड अच्छा नहीं है, तो उस कंडीशन में जो है लर्निंग आउटकम अच्छा नहीं निकलेगा, आपकी लर्निंग एक्सपीरियंसेस आपको नहीं मिलेंगे वहाँ पर। सब कुछ अच्छा था, स्टूडेंट तैयार नहीं थे, तब भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस वहाँ पर फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन इज सिस्टम ऑफ प्रोसीजर्स फॉर डेवलपिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग करिकुला इन ए कंसिस्टेंट एंड रिलायबल फैशन। फैशन का मतलब चलन होता है, तौर तरीका होता है। तो ये भी वही बात बोल रहा है कि आपको कुछ प्रोसीजर्स इस तरीके से बनाने हैं, डिजाइन करने हैं अपने करिकुलम में, अपने सिलेबस में, अपने करिकुलम में, जिससे कि आप जो प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए वो सब आप एक्वायर कर लें। अगर जरूरत पड़ रही है आपको करिकुलम में सिलेबस में चेंज करने की, कर लीजिए। आप देखते होंगे सीबीएसई बोर्ड को लगभग मान के चलिएगा कि बहुत ही छोटे छोटे अंतराल पे वो लोग अपना सिलेबस चेंज कर देते हैं, जबकि आज भी स्टेट बोर्ड्स जो हैं हमारे, प्रादेशिक स्तर पर जो बोर्ड्स हैं हमारे, वो ऐसा नहीं करते हैं। और शायद यही वजह है कि थोड़ा सा कमी रह जाती है सीबीएसई बोर्ड के बच्चों और हमारे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चों में, क्योंकि हम उतना लेटेस्ट नहीं पढ़ते। वो फटाफट चेंज करते रहते हैं, कंट्रोल सिस्टम है उनका एक, उनके पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं, और नेचुरल है कि उतनी भीड़ भी नहीं है उनके पास। तो कुल मिला के ये है कि हम उसको चेंज करें। एक और डेफिनेशन है, इंस्ट्रक्शन सिस्टम डिजाइन इन्वॉल्व्स a systematic process for the assessment and development of training solutions designed specifically for purpose of a formal training delivery। सब लॉर्ड घूमकर एक ही बात बोल रहे हैं। ये मॉड्यूल वर्ड यूज कर रहे हैं। मॉड्यूल का मतलब होता है कि एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज होता है। एक मॉड्यूल का मतलब है कि हमने एक कंटेंट लिया, कंटेंट में लेने के बाद हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लिए, हमने कंटेंट डिसाइड कर लिया, हमने मेथड डिसाइड कर लिया, हमने इवैल्यूएशन का प्रोसेस डिसाइड कर लिया। ये सबको जब मिला देंगे ना तो मॉड्यूल बन जाएगा। एक मॉड्यूल अपने आप में एक पूरा सेट होता है जो शुरू से लेकर आखिर तक की बात करता है। डेफिनेशन वो वाली बात बोल देती है। और आखिरी डेफिनेशन है, इंस्ट्रक्शन सिस्टम डिजाइन इज यूज फॉर असेसिंग एंड डेवलपिंग कोर्स एंड सॉल्यूशन नीडेड फॉर फॉर्मल ट्रेनिंग। अब किसी भी कोर्स को, जो भी हम कोर्स बनाते हैं ना, तो उस कोर्स को मैं आपको यहाँ शेयर जरूर करना चाहूंगा कि जब मैं बीएड कर रहा था 2004 में मैंने बीएड किया है। इत्तेफाक ये है, देखिए ये होना चाहिए और मैं इस चीज को सपोर्ट करूंगा कि हमारा सिलेबस जो है किसी भी टीचर एजुकेशन का हो, किसी भी चीज का हो, इसको एक न्यूनतम अंतराल जरूर हम फिक्स करें, सरकार फिक्स करे, एजेंसियां फिक्स करें कि इतने टाइम के बाद जहां जरूरत हो उसको बदल दिया जाए, उसको चेंज कर दिया जाए, जैसे सीबीएसई बोर्ड करता है। अभी अभी आपको मैंने बताया, मैं 2004 में मैंने किया था। और वहीं मेरी कॉलोनी में मेरे एक अंकल रहते थे, मेरे फादर के दोस्त हैं, अब तो एक्सपायर हो गए। खैर, इत्तेफाक से ये हुआ कि मैंने उनके एक बार मार्कशीट देखने का मौका मिला, तो उन्होंने भी मुझसे कम से कम नहीं तो मान के चलिए आ, करीब 30 साल पहले उन्होंने बीएड किया था हिंदू कॉलेज मर्दाबाद से, और मैं 2004 में किया था। मजेदार बात यह है कि उनकी मार्कशीट और मेरी मार्कशीट के जो पेपर थे वो सेम थे। बस एक पेपर, छठा पेपर, जो हेल्थ एजुकेशन मेरे पास था, ऑप्शनल पेपर था, वो मेरे पास ज्यादा था, उन्होंने 5 कंपलसरी पेपर पढ़े थे। ठीक है, यानी इतने लंबे अंतराल में 25-30 साल में सिर्फ एक एडिशनल क्या बढ़ा, हेल्थ एजुकेशन। बाकी वो अंकल ने भी वही चीजें पढ़ी थी जो मैंने पढ़ी, और आगे वो काफी टाइम तक चलता भी रहा। हालांकि बाद में फिर वो चेंज हुआ 2004 में, मेरे को लगता है कि शायद 6-7 के बाद फिर सारा सिस्टम जो है फिर चेंज होने लगा और एट पार लेके आने लगे हम उसको। ऐसा होना चाहिए। यूनिवर्सिटी इस मामले में थोड़ा सा मतलब कहेंगे कि फायदे में रहती हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट गवर्नमेंट से गवर्न नहीं होती, तो वो अपने अनुसार चेंज कर लेती हैं। डीयू है, देखिए डीयू पूरा पूरा एक नया सिस्टम ही डेवलप कर रही है, आप लोग ऑनलाइन देख सकते हैं उसको। तो इस तरीके से पॉइंट ये है कि आप चेंज करते रहिए उसको, कि जिससे कि जो भी कमियां आपको नजर आती हैं, जो फीडबैक नजर आते हैं, उसको हम क्या करें। ये सेशन सिस्टम डिजाइन है, फ्लेक्सिबल होता है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने बना दिया तो बन गया बस, नो। आपको लग रहा है आप चेंज कीजिए उसे, आप आधार दीजिए, आप एक उसकी स्टडी कीजिएगा, अच्छे से उसको देखिएगा कि वास्तव में ये कमियां हैं, ये गलतियां हैं, लग रहा है चेंज कर लीजिएगा। तो कुल मिला के जो इंस्ट्रक्शन सिस्टम डिजाइन है, ये कुछ नहीं है, ये एक मॉडल है।
ये मॉडल लिखा हुआ कहीं नहीं होता है, ये आपको मैं बता दूं, ये सिर्फ आपके माइंड मैप होता है, ये आप अपने दिमाग में बना के रखते हैं। जैसे आज मैं आपकी क्लास यहाँ ले रहा हूँ और कल भी जब मैंने आपकी क्लास ली थी तो मैं कोई लेसन प्लान से थोड़ी पढ़ा रहा हूँ आपको, बस सिर्फ ये पीपीटी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कल तो पीपीटी भी मेरा खराब हो गया था, तो उस कंडीशन में मेरे दिमाग में एक माइंड मैप था कि मैं पहली बार पीएचडी के स्कॉलर से मैं वहाँ पर इंटरेक्ट करूंगा, क्या समस्याएं हो सकती हैं। प्लस मैं ये भी ध्यान में रखता हूँ कि सीएसजेएम यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो स्तर होगा वो किस तरह का होगा। एक अंदाजा लगाता हूँ, पूछा तो नहीं मैंने किसी से, लेकिन मैं एक अंदाजा लगाता हूँ क्योंकि मैं भी वहाँ का रहने वाला हूँ। अब जैसे कल किसी शतार्थी ने पूछा कि वो हिंदी वाली बात, तो मुझको ये भी ध्यान रखना होगा कि वहाँ पर मीडियम कॉन्वर्सेशन जो है वो मैक्सिमम हिंदी है, कुछ बच्चे जरूर इंग्लिश में करते हैं, और उस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखना। तो ये सारी पहले हमें दिमाग में ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, आज भी मैं वैसे ही माइंड मैप बनाए बैठा हूँ कि आज मुझे कितना समय मिलेगा, मैं कितनी बात करूंगा और कितना समय मुझे स्टूडेंट्स को देना चाहिए। तो ये सारा डिजाइन है, ये स्ट्रक्चरल डिजाइन मेरे दिमाग में बना हुआ है। हाउ टू होम टू टीच, किसको पढ़ाना है, सीएसएम के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है, सेशनल डिजाइन पढ़ाना है। हाउ टू टीच, ये मैंने पीपीटी बना ली और अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, डिफरेंट एग्जांपल दे रहा हूँ। और हाउ टू इवैल्यूएट, तो लास्ट में जब मैं आपको मौका दूंगा तो मैं इवैल्यूएट करूंगा कि कितनी बात आपने मेरी समझी है। ठीक है, हालांकि यहाँ इवैल्यूएशन का तरीका उतना प्रॉपर नहीं है क्योंकि मैं कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, लेकिन फिर भी आपको मौका दिया जा रहा है कि आप पूछेंगे। ठीक, तब मैं समझ पाऊंगा, उससे अंदाजा लगा पाऊंगा कितनी बात मैं अच्छे से आप तक पहुंचा पाया हूँ। तो ये इंस्ट्रक्शन सिस्टम डिजाइन है हमारा। एजम्पशंस क्या हैं इसके, किस आधार पर हम इसको लेके चलते हैं। पहला बहुत सिंपल सा आधार है, नो टू लर्नर्स एंड स्टूडेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। दुनिया में कोई भी दो आदमी एक जैसे नहीं होते। और आपकी जो क्लास है वो तो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है, स्कूल इज द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, बहुत पहले ये बात बोली जा चुकी है। और आपकी क्लास में हर सेक्ट से बच्चा आता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से, हर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से बच्चा आता है। भारत जैसा देश जो इतना स्टेटिफाइड है, उसमें इतने स्तरीकरण हैं, भाषा के आधार पर हैं, और सामाजिक आर्थिकरण के उस पर भी हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन बनाया हुआ है। हमने कास्ट पे बनाया हुआ है, हमने लैंग्वेज पे बनाया हुआ है, हमने रीजन पे बनाया हुआ है, हमने रिलीजन पे बनाया हुआ है। इतने सारे स्तरीकरण हमारे सामने हैं, और उन सारे स्तरों से बच्चा हमारे पास क्लास में आ रहा है। तो ये बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कोई से भी दो स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते। घर में, आप ही के घर में आप दो भाई बहन हो सकते हैं, तीन चार भाई बहन हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं, खाना सबको एक सा मिल रहा था, माता पिता ने सबको ट्रीटमेंट एक सा दिया, सबको शिक्षा भी एक सी दी, सब कुछ एक सा दिया, लेकिन उसके बाद भी आप में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। ये नेचर गिफ्टेड है हमको, जिसको गॉड गिफ्टेड बोलते हैं। इनको खत्म नहीं किया जा सकता, खत्म करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यही सुंदरता भी है इसकी। घर के सारे लोग एक जैसे हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। एक सी हाइट के हों, एक जैसे हों, दिखने में भी आइडेंटिकल हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी सब। एक समरूपता आ जाएगी, फिर क्या 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 मजा आएगा, कुछ भी देखने में नहीं आएगा। अभी तो हम सबकी शक्ल अलग है, हमारे मानसिक स्तर अलग हैं। बहर क्लास की हम जब बात करते हैं तो पहला असम्पशन ये है कि कोई भी दो छात्र आपके बुद्धि में और जो उनकी जो व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं उनमें कभी भी एक से नहीं हो सकते, आइडेंटिकल नहीं हो सकते। थोड़े बहुत डिफरेंसेस रहेंगे और रहने भी चाहिए, पहली चीज इस चीज को ये मान के चलिए। दूसरा है, एवरी एजुकेशनल मेथड एंड प्रोसीजर हैज देयर ओन लिमिटेशन। कोई भी मेथड पढ़ाइए आप क्लास में, जो भी यूज कीजिएगा, बहुत सारे मेथड्स हैं अलग अलग, और हर मेथड की अपनी विशेषता है, और एक सीमा के बाद उसका प्रभाव कम हो जाता है। मैं फिर बोलूंगा, कभी भी डिसएडवांटेजेस वर्ड मत यूज कीजिएगा। शिक्षा में हम जितनी भी चीजें यूज करते हैं उसका कोई डिसएडवांटेज नहीं, कोई हानि नहीं है, सिर्फ सीमाएं होती हैं। ओवर यूज करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। जैसे किसी भी चीज़ की अति खराब होती है ना, आप बहुत मीठा भी खाएंगे तो भी बीमार पड़ जाएंगे, बहुत कड़वा खाएंगे तो भी बीमार पड़ जाएंगे, बहुत मिर्च खाने वाले हैं तो भी बीमार पड़ेंगे। अति तो किसी भी चीज़ की बुरी, घी खा लेंगे तो भी आपका पेट खराब हो जाएगा। ठीक है, बस होता क्या है कि एक सीमा तक फायदा पहुंचाता है, उसके बाद इसमें दिक्कतें आना शुरू होती हैं। तो ये ध्यान रखना है कि हमको किसी भी हालत में जो भी मेथड हम यूज करेंगे, सबकी कुछ ना कुछ सीमा है, किसी की ज्यादा है किसी की कम है, बस इतना ही होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक परिस्थिति में ये लेक्चर ज्यादा, सॉरी एक मेथड ज्यादा इफेक्टिव होता है तो दूसरी कंडीशन में दूसरा वाला ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो ये जो है चेंज होता रहता है, तो ध्यान रखें कि कोई भी एक मेथड आइडियल नहीं हो सकता। ठीक, तीसरा है, कॉम्प्लेक्स लर्निंग विद प्री रिक्विजिट एक्सपीरियंस कैन इंक्रीज द मोटिवेशन। इसलिए हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स लर्निंग कराते हैं, मतलब एक से ज्यादा मेथड हम लोग यूज करते हैं क्लास में। कैसे करते हैं हम लोग, अब देखिए, जब से ये ऑनलाइन सिस्टम हुआ है इसमें एक रूपता सी आ गई है। एक रूपता, शायद आप मेरी बात से सहमत हो जाएंगे कि एक रूपता ये किस तरह से है। ये इस तरह से है कि बस इसी तरह से क्लास चल रही है, गूगल लिंक आ जाता है आपके पास,
गूगल यूज़ नहीं कर रहे होंगे तो जूम यूज़ कर रहे होंगे, कुछ भी यूज़ कर रहे होंगे, उसका लिंक आपके पास आ गया, इंस्ट्रक्शन आपको आ जाते हैं कि अपना माइक और कैमरा जो है वो आप ऑफ कर लीजिएगा। जो वक्ता हैं, जो बोलने वाले हैं, जो टीचर हैं, वो बोलेंगे। अभी मैंने कैमरा ऑन किया हुआ है, मैं चाहूँ तो इसको ऑफ भी कर सकता हूँ, और करते ही हैं हम अपनी रेगुलर क्लास में। हम लोग कैमरा ऑफ कर देते हैं, सिर्फ माइक ओपन होता है, और मैं पावर पॉइंट शेयर कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पावर पॉइंट ही शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। ठीक। और ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, ये अपना लैपटॉप की स्क्रीन, आपको मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ, जो कुछ इस पर दिखा सकता हूँ बस उतना ही तो कर सकता हूँ। एक समरूपता है पिछले 1.5 साल से। ठीक है। टाइम की बाध्यता है, वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है, मैं बोले जा रहा हूँ, उसको नहीं पता आप में से कितने कितने लोग मुझको सिंसियरली सुन रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है बाजार में घूम रहे हो उस समय पर, कोई कहीं बैठा हो, कोई कहीं बैठा हो, कोई सिर्फ लॉग इन करके ही चला गया हो। कैसे डिसाइड करूंगा मैं? नहीं है मेरे पास कोई तरीका। बेनिफिट ऑफ डाउट मुझे देना ही पड़ेगा आपको हर हालत में। एक एकरूपता आ गई है यहाँ पर। ठीक है। अब इस एकरूपता को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरल क्लासरूम में, सामान्य कक्षा में जब हम होते हैं, जब हमको लगता है कि लेक्चर मेथड हमारा बोर होता चला जा रहा है, तो हम कुछ और यूज कर लेते हैं। हम कोई थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन करते हैं वहां पर। इवन मेरे साथ तो वाला कंडीशन है, कभी मुझे जरूरत पड़ती है मैं जो भी सुनाता हूँ, कभी कंडीशन पड़ती है मैं दूसरी चीजें भी शेयर करता हूँ उनके साथ। तो उससे सिस्टम कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये कॉम्प्लेक्शन जो है ना जरूरी होता है जब आप दो से ज्यादा मेथड यूज करते हैं। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में ये सुविधा है आपको कि आप एक ही टाइम में, एक ही क्लास में कई मेथड यूज कर सकते हैं। तो कभी कभी ये कॉम्प्लेक्स चीजें जो होती हैं क्या करती हैं, फिर से फिल्म का एग्जांपल देता हूँ, वहाँ एनिमेशन भी है, वहाँ साउंड भी है, वहाँ म्यूजिक भी है, वहाँ स्टिल पिक्चर भी है, वहाँ ग्राफिक्स भी है, सब कुछ तो है वहाँ पर। तभी तो इतनी प्रभावी बन गई फिल्म। एक कॉम्प्लेक्स जुडिशियस मिक्स, अगर आपको याद हो, कल एक वर्ड यूज किया था मैंने, जुडिशियस मिक्स। तो वो जुडिशियस मिक्स है ना, तो वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है वो। अगर आवाज खत्म कर देंगे, कितनी भी बेहतरीन पिक्चर हो, कितना भी क्रिस्टल क्लियर विजन हो, उसका मजा नहीं आएगा। और अगर आवाज को कम कर देंगे तब भी मजा नहीं आएगा। हर चीज का जुडिशियस मिक्स है। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप कॉम्प्लेक्स लर्निंग कराएं, आप एक से ज्यादा मेथड यूज कीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा सेंस ऑर्गन, जो कल वाली बात थी, वो एक्टिवेट हो। और लास्ट वन इज द वाइड रेंज ऑफ आइडियाज एटीट्यूड शुड बी रिस्पेक्टेड। मतलब जितने ज्यादा आइडिया आप स्टूडेंट्स को देंगे, जितने ज्यादा उनसे आइडियाज मंगाएंगे, जितनी रेंज होगी आपके पास, ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए, बच्चों को मोटिवेट कीजिए, स्टूडेंट्स को मोटिवेट कीजिए कि तुम लोग भी शेयर करो। मैं ही क्यों क्लास में हर बार नोट्स बना के आऊँ, तुम लोग भी बनाओ। अगर तुम में से कोई, इवन मैं तो ये कहता हूँ, मैं इस हद तक भी जा सकता हूँ और जाता भी हूँ कि मैं स्टूडेंट्स को बोल देता हूँ कि आज अगर तुम में से कोई मेरी जगह पढ़ा सकता है, आ जाए यहाँ पे, स्वागत है उसका। मैं तुम्हारी जगह बैठता हूँ, तुम यहाँ आ जाओ, बिल्कुल तुम टीचर हो क्लास के, मैं स्टूडेंट की तरह बिहेव करूंगा। पढ़ाओ, क्लास तुम्हारी है। क्यों क्यों ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरी ही हो जाए क्लास में? लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, हम लोग सब लोग सिस्टम से बंधे हुए हैं। सिलेबस कंप्लीट कराने की बहुत बड़ी प्रेशर होता है सब लोगों के ऊपर। सिलेबस से ही बाहर नहीं निकल पाते हम लोग, सिलेबस से बाहर सोच ही नहीं पाते हैं कभी। मेरे साथ भी यही है, कितनी भी कोशिश कर लेता हूँ कि भाई जल्दी जल्दी सिलेबस हो जाए, तो जो बाद में टाइम मिलेगा तो उसमें हम लोग फिर ये सिलेबस से अलग की बात करेंगे, क्योंकि दुनिया तो इस सिलेबस से बाहर भी है ना। सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ इसी में रह गई है दुनिया, सिलेबस में सिमट के। ये रिसर्च जो है, ये जो आपके जो 2 पेपर है ना, सिर्फ इसमें सिमटी हुई नहीं है। ध्यान रखिएगा, रिसर्च तो ये जरा सा हिस्सा है, बहुत मामूली सा हिस्सा। रिसर्च इससे बहुत बड़ी है। तो ऐसा नहीं है कि आप इस कोर्स वर्क में टॉप कर जाएंगे तो आप बहुत बड़े रिसर्चर हो जाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। और ये रिसर्च कोर्स वर्क आपको बहुत अच्छा रिसर्चर बना देगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। बहुत वाइड होती है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि हमको रेंज ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी है, और रेस्पेक्ट करनी चाहिए हमें, एक दूसरे की म्यूचुअल रेस्पेक्ट होनी चाहिए। टीचर की स्टूडेंट की करें, और स्टूडेंट टीचर की करें। ठीक। इसके बाद देखते हैं आगे। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एक अच्छे इंस्ट्रक्शन सिस्टम में? पहली है प्लान अरेंजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोसीजर। प्लान होगा, एवरीथिंग इज प्लान इन टीचिंग। टीचिंग में हर चीज क्या होती है, प्लान होती है। पहले से प्लान करते हैं, प्लान नहीं करेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे आप। किसी भी चीज के लिए आप प्लान करते हैं, इवन आप अगर कहीं घूमने जाते हैं तो उसके लिए भी प्लान करते हैं। घर में कोई छोटा मोटा आप प्रोग्राम करना चाहते हैं, उसके लिए भी प्लान करते हैं। आपको घर बनाना होता है, उसके लिए भी प्लान करते हैं। क्या चीज नहीं करते हैं? शाम को खाना खाना होगा, अभी उसके लिए भी प्लान करेंगे। अभी 5 बजे के बाद क्लास में बैठे बैठे सोचेंगे अब शाम को क्या बनाया जाए। एवरीथिंग इज प्लान। प्रकृति भी इसी तरीके से चलती है। तो हमारा इंस्ट्रक्शन डिजाइन भी प्लान होना चाहिए। अब प्लान क्या होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन क्या आपको देना है, इंस्ट्रूमेंट, मेथड जो पहले मैंने बोला था ना, हाउ टू टीच, तो कैसे पढ़ाया जाएगा वो, और प्रोसीजर, वो एंटायर प्रोसेस क्या होगा, एवेल्यूशन प्रोसेस, ये सब आपको यहीं पर देखना होगा। तो हर चीज प्लान होगी, वेरी बहुत अच्छे से, एकदम जैसे कहते हैं ना क्रिस्प, बिल्कुल एकदम गुथी हुई बढ़िया से वैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंटर डिपेंडेंट अरेंजमेंट ऑफ इट्स एलिमेंट, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रूमेंट, प्रोसीजर। और ये चीजें आपस में घुली मिली रहेंगी, इनकी मात्रा तय नहीं की जा सकती। ये ध्यान रखिएगा कि इतना
क्लास में इतने टाइम जो है वो मैं बच्चों को लेक्चर दूंगा, इतने टाइम डिस्कशन करूंगा, इतने टाइम एवेल्यूशन करूंगा। ऐसी रिजिडिटी को मत फॉलो कीजिए कभी भी। शिक्षण बहुत फ्लेक्सिबल है, आप कभी भी सीमाओं में बांध के शिक्षण नहीं करा सकते। मेरा ऐसा बहुत दृढ़ विश्वास है, स्ट्रांगली बिलीव करता हूं मैं कि टीचिंग जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल है, इसमें जोर जबरदस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है किसी भी हालत में। मुझे तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी को जोर जबरदस्ती को सिखा सकता हूँ, और ये भी नहीं है कि कोई मुझे सिखा सकता है। जिस दिन सीखने की इच्छा होगी, बहुत पहले अरविंदो ने ये बात बोली थी, हाँ अरविंदो ने बात बोली थी, नथिंग कैन बी टॉट, कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता। बहुत पहले, नथिंग कैन बी टॉट, कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं उसको थोड़ा सा एक लाइन और जोड़ देता हूँ अपनी तरफ से, नथिंग कैन बी टॉट बट एवरीथिंग कैन बी लर्न। कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन सब कुछ सीखा जा सकता है। दोनों में फर्क है। दो शब्द हैं, एक वाक्य है, उसके दो हिस्से हैं, नथिंग कैन बी टॉट बट एवरीथिंग कैन बी लर्न। पहले वाले में अथॉरिटेटिवनेस है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि आप जबरदस्ती किसी को, वो कहावत होती है ना, घोड़े को पानी के पास लाया जा सकता है, पिलाया नहीं जा सकता उसको। ठीक, बिल्कुल 100% सही। अरविंदो ने यही बात बहुत अच्छे शब्दों में बोल दी थी। तो ध्यान रखिएगा, जोर जबरदस्ती नहीं, इसलिए सीमाओं में बांधना उचित नहीं है शिक्षण को। शिक्षण को बिल्कुल इसके नेचुरल वे में चलने दीजिएगा। ठीक है, बच्चा जब पूछेगा, जैसे पूछेगा, फिक्स मत कीजिएगा। आपके सामने जो भी 20, 25, 30, 40, 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, अब आज की डेट में तो आप बीएड में पढ़ाने जाएंगे 63 का इनटेक हो गया है। मेरी जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा रहा हूँ, आप विश्वास नहीं करेंगे मेरी बात पर, बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों में 63 इंटेक से सेपरेट, अलग अलग, दोनों में ही 63 एडमिशन हो चुके मेरे यहाँ, दोनों में। ठीक है, और मेरे यहाँ अटेंडेंस की बहुत ज़बरदस्त बात होता है। तो ये मान के चलिए, किसी भी दिन मेरी क्लास में 55 से कम बच्चे नहीं होते, किसी भी हालत में। मेरी नहीं, किसी की भी क्लास में आते ही आते हैं। 80% स्टूडेंट रेजिडेंशियल हैं। तो जो 55 बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं, 55 परिवारों से आए हुए बैठे हैं, 55 अलग अलग भिन्न भिन्न जगहों से आए हुए बैठे हैं, उनकी परवरिश अलग हुई है, उनके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनका सब कुछ तो अलग है, भाषा भी अलग हो सकती है उनकी। तो आप कैसे उनको एक छड़ी से हाँक देंगे? ऐसा कोई जादू है आपके हाथ में? कुछ नहीं है आपके हाथ में। इसलिए फ्लेक्सिबल रहना दीजिएगा उसको। शिक्षण को सेशन डिजाइन यही कह रहा है कि उसको उसकी उसकी स्वाभाविक गति से चलने दीजिएगा, डिस्टर्ब मत कीजिएगा। जो कल वाली बात होती है, गाइड गाइड की तरह आपको रहना है। लास्ट वन इज गोल और डायरेक्टेड फॉर इफेक्टिव स्टूडेंट लर्निंग। गोल डायरेक्टेड जैसे ऊपर बोल दिया, जब प्लान्ड है तो आपके गोल भी पहले से फिक्स होंगे, पहले से तय होंगे। उसमें क्या चीज पढ़ानी है, कैसे पढ़ानी है, क्या पढ़ानी है, कहाँ पढ़ानी है, ये सब चीजें ऑलरेडी आपको पहले से पता होंगी। और बिना फिक्स किए आप लोग चल नहीं सकते। ठीक है, सडनली आप उसमें, ऐसा नहीं कि क्लास के बीच में आप आके सोचेंगे कि साहब अब क्या करना है। नो, ऐसा कुछ नहीं, पहले से सब कुछ तय होगा। ये देखिएगा, इसका डिजाइन है सेशन सिस्टम, ये बहुत कॉमन, मतलब ये जिसको बोलेंगे हम आधारभूत संरचना है किसी भी सेशन सिस्टम डिजाइन की। इसी के आधार पर सारे मॉडल बनाए गए, और थोड़ा बहुत उनमें चेंजेस भी हुआ। और अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कौन सा मॉडल हम लोग अडॉप्ट करते हैं, लेकिन बेसिक जो आधार है वो यही है। जिसमें आप लोग सबसे ऊपर देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन, लेफ्ट में आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले क्या डिसाइड करते हैं आप? सबसे पहले डिसाइड करते हैं ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। हिंदी में एक आप वर्ड सुनते होंगे, प्राप्त उद्देश्य, कभी आपने अपनी पाठ्य योजना में, लेसन प्लान में बनाए होंगे। विशिष्ट उद्देश्य भी लिखे जाते हैं, विशिष्ट उद्देश्यों को ही एक्चुअल में प्राप्त उद्देश्य बोलते हैं। तो पहले आप ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लीजिएगा, और ये जो 4 क्वेश्चन आपको मैंने पहले बताए थे, पहले तय कर लीजिएगा। उसके बाद उसकी इफेक्टिव प्लानिंग होगी, कैसे करेंगे, क्या पढ़ाएंगे, कौन कौन से मेथड यूज होंगे, सारी चीज़ें क्या होंगी, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, ठीक लेसन प्लान वाले स्टेप समझ लीजिएगा आप तरीके से। अब आपने क्या किया, वो जो प्लान अपने दिमाग में बनाया था, जो तैयारी की थी, उसको आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। इम्प्लीमेंट के बाद टेस्टिंग, टेस्टिंग का मतलब है इवैल्यूएशन। और फिर उसी जो ये सारी प्रक्रिया की, उसी के आधार पर आपने क्या किया, टेस्टिंग की है, उनका मूल्यांकन किया है। और मूल्यांकन के आधार पर जो आपको फीडबैक मिलता है, प्रतिपुष्टि मिलती है, उसी के आधार पर फिर से आप क्या करते हैं। आपको याद है माइक्रो टीचिंग की स्किल? माइक्रो टीचिंग आप लोगों ने जरूर पढ़ी होगी बीएड में, और शायद एमएड में भी हो। जी तो उसमें भी यही साइकिल थी, ऐसे ही बार 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 करके, ऐसे ही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सेशन डिजाइन जो है वो फ्लेक्सिबल है। जैसे जैसे फीडबैक मिलेगा, आप अपनी स्ट्रेटजी को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ऑब्जेक्टिव मत बदलिए बहुत बार बार, ऑब्जेक्टिव बदलेंगे तो पूरा सिस्टम ही बदलता रहेगा, फिर तो घूमता ही रहेगा, फिर कुछ होगा नहीं, घूमता रहेगा वो। लेकिन एक ही इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए बार बार आपको डिजाइन बनाना पड़ सकता है। तो ये बेसिक इसका कंसेप्ट है। ये देखिए मॉडल के नाम है, ADDIE मॉडल, एस्योर मॉडल, डिक एंड कार्बी मॉडल, हैमिल्टन एंड
पैक मॉडल एंड रैपिड प्रोटोटाइप मॉडल, हाइपरमीडिया डिज़ाइन मॉडल, मल्टीमीडिया डिज़ाइन मॉडल। कल मैंने आपको मल्टीमीडिया के बारे में बात की थी, और बेसिकली मल्टीमीडिया में जो सबसे ऊपर वाला डिज़ाइन दिया है मैंने, ADDIE, हम लोग इसी को फॉलो करते हैं यहाँ पर। भारत में हमारे यहाँ यही लागू होता है। बाकी जितने हैं सिर्फ ये जानकारी के लिए हैं आपको कि इतने सारे और भी मॉडल हैं हमारे पास, लेकिन जो हम फॉलो करते हैं यहाँ पर तो ADDIE करते हैं, उसी पर हम लोग आगे बात करेंगे। ये देखिएगा, ये मॉडल के टाइप्स हैं और कमोबेश चीज़ें वही हैं। और आप समझते हैं कि जैसे कम्युनिकेशन के डिफरेंट मॉडल्स हमारे पास होते हैं, और उसमें भी कंपोनेंट 4 ही होते हैं, लेकिन बस उसी को आगे पीछे करके कुछ नए मॉडल दे दिए जाते हैं। ठीक उस तरीके से ये मॉडल हैं। तो देखेंगे वही है, नीड एसेस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, एवैल्यूएशन, विजन। सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, कंपोनेंट वो 4 जो हैं पीछे वही रहेंगे हर हालत में। ये ADDIE मॉडल है, इसको अभी हम डिटेल में आगे बढ़ेंगे। ये एश्योर मॉडल है, ए फॉर एनालाइज लर्नर, स्टेट ऑब्जेक्टिव, सेलेक्ट मेथड मीडिया मटेरियल, यूटिलाइज मीडिया मटेरियल, रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन, इवैल्यूएट एंड रिवाइज। वही चीज़ें हैं ना, रिवाइज करना बार बार। तो ये जो है, ये इसका नाम है। ये वाटरफॉल है, ठीक उस तरीके से वाटरफॉल जैसे एक झरने से यूं यूं गिरता रहता है, इसी ने इसका नाम रखा गया है वाटरफॉल मॉडलिंग। इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं। डिक एंड कार्वे मॉडल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उन्हीं चीज़ों को एक्सपेंड कर देता है ये। रैपिड प्रोटोटाइप है, ये रैपिड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये दोनों साइड घूम लेता है, आगे भी पीछे भी, और बीच बीच में ब्रेक भी हो जाता है ये हाइपर मीडिया डिज़ाइन मॉडल है, ये भी उसी तरीके का मॉडल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, रैपिड फायर की तरह। और ये हमारा वो मॉडल है जिसको हमको आज बात करनी है, क्योंकि यही सिलेबस में भी रहता है आपके यहाँ, ADDIE मॉडल जिसको बोलते हैं। ए फॉर एनालाइज, D फॉर डिज़ाइन, D फॉर डेवलपमेंट, I फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड E फॉर एवेल्यूएशन। कल जो बात हो रही थी, जो भी मल्टीमीडिया जो हम पैकेज बनाएंगे या मल्टीमीडिया कंटेंट बनाने की आप सोच रहे हैं, उसको एवेल्यूएट किया जाएगा इसी ADDIE मॉडल के आधार पर। ठीक, अब ये है क्या, देखिए ADDIE मॉडल में है क्या। सबसे पहले एनालाइज, क्या एनालाइज करेंगे? तो सबसे पहले जो चीज एनालाइज होगी दैट इज द कंटेक्सचुअल एनालिसिस। कॉन्टेक्स्ट क्या है, संदर्भ क्या है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है जब हम बात करते हैं, ये भी जब कोई किताब डिजाइन की जाती है, NCERT जैसे संस्थान जो किताबें तैयार करते हैं, तो ये बात बहुत ध्यान में रखी जाती है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बुक तैयार कर रहे हैं। और कॉन्टेक्स्ट का मतलब है वहाँ की परिस्थितियाँ, जिस टारगेट ग्रुप को लेकर वी आर प्लानिंग टू डेवलप ए बुक, what are the perspective, what are the situations, what are the cultures, what are the context। मान लीजिए अगर हम झारखंड एक जो हमारा प्रदेश है, और वहाँ किसी सुदूर आदिवासी स्कूल के लिए या फिर आदिवासी बच्चों के लिए अगर कोई किताब बना रहे हैं, तो हमको ये ध्यान में रखना होगा कि वहाँ का लोकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक, जैसे अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, और मेरा एक स्टूडेंट भी है, वो झारखंड में एक मैं नाम बोल रहा हूँ उस जगह का, वहाँ उसने इंटर्नशिप की थी अपनी एक NGO के माध्यम से। तो उसने अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर किया। कि मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई तुम अब जब फील्ड में काम करके आए हो तो बताओ तुम्हें क्या एक्सपीरियंस हुआ। बोले सर वो जगह ऐसी है कि वहाँ आप, बोले सर हम लोग वहीं रहते थे, स्कूल में ही रहते थे, और स्कूल में रहकर ही हमको सब खाना पीना वहीं था, नेटवर्क आता नहीं था मोबाइल का, आपसे बात करने के लिए मुझे 1-2 किलोमीटर आगे आना पड़ता है फोन पे। तो बोले उनके साथ ये बात है कि उनके लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और वहाँ आप किसी भी हालत में माता पिता को विवश नहीं कर सकते कि बच्चे को स्कूल भेजो। अगर आपने ऐसा कह दिया किसी से ज़बरदस्ती, या ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, वो आपको रहने नहीं देंगे वहाँ पर, वो भगा देंगे आपको वहाँ से। ठीक, क्यों? क्योंकि उनके लिए उनके सर्वाइवल का क्वेश्चन पहले है, उनके जीवन निर्वाह का क्वेश्चन पहले आता है, शिक्षा का उनके बाद में आता है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? इतनी बड़ी बड़ी हम लोग बातें करते हैं मंचों पर, सेमिनार्स मार के, शिक्षा ये शिक्षा वो, शिक्षा परम धनम और फलाना ढिमाका, 50 तरह की बातें। वो लोग ऐसा क्यों करते हैं फिर? कारण ये है कि उनका विकास उतना नहीं हुआ। आज भी उनको अपनी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए शिक्षा उनके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। और आप अगर ऐसी जगह पर, आपसे कहा गया है कि आप कोई पुस्तक तैयार कीजिएगा या कोई लेसन प्लान तैयार कीजिएगा, सोचिए, आप अंदाजा लगाइए कि आपको अगर ऐसे स्कूल में भेज दिया जाए और आप BEd के स्टूडेंट हैं, तो कैसे लेसन प्लान तैयार करेंगे? हम तो आपको सिखाते हैं कि 100% अटेंडेंस कराओ, कभी भी नहीं होगी अटेंडेंस, और आपको भगा देंगे अलग वो। तो ध्यान रखना होगा कॉन्टेक्स्ट का, कॉन्टेक्स्ट क्या है। हुँ? एक और मैंने पुस्तक पढ़ी थी, मैं कल भी आपसे बोल चुका हूँ, किताबें पढ़ने का शौक है, उसमें पढ़ा, कौन थे वो, मध्य प्रदेश के हैं वो, और वहाँ सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र है।
महाराष्ट्र के लेखक हैं, उन्होंने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया था किताब में, और बड़ी अच्छी बात उन्होंने लिखी थी कि आदिवासी जो मध्य प्रदेश के हैं खासतौर से और झारखंड के सुदूरवर्ती हैं, उनके साथ दिक्कतें क्या हो रही है कि हम उनको ए फॉर एप्पल सिखाते हैं। यही एग्जाम्पल उन्होंने दिया भी है, ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेब। लेकिन पर दिक्कत यह है कि वहाँ जिस जगह वो रहते हैं वहाँ सेब होता ही नहीं है, ना तो सेब होता है ना वहाँ बिकने आता है। और हालत तो ये है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उन्होंने सेब कभी जीवन में देखा ही नहीं, बच्चे ने कभी देखा ही नहीं सेब, और हम उनको क्या सिखा रहे हैं, ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेब। यही तो ए फॉर एप्पल ही तो सिखाया जाता है। आप सब लोगों ने ए फॉर एप्पल ही तो सीखा होगा, मैंने भी वही सीखा। तो समस्या ये है कि आपको कॉन्टेक्स्ट को बिना भूले आप कैसे कर लेंगे उसको, वो सेब होता ही नहीं वहां पर, देखा ही नहीं, कैसे आत्मसात करेगा उसको, एसिमुलेट करेगा। जब जब उसके दिमाग में आप एप्पल को डालेंगे, आप एक ऐसे अननोन फ्रूट के बारे में बता रहे हैं जो उसने कभी देखा ही नहीं। तो आपको ध्यान रखना होगा कॉन्टेक्स्ट क्या है, हुँ? उनकी परिस्थितियां क्या हैं उनकी, ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। एक और मैंने किताब अभी अभी पढ़ी है कुछ ही दिन पहले, उसमें एक बड़ा शायद उसमें जिक्र है कर्नाटक का। कर्नाटक की कुछ महिलाओं को पुस्तक लिखने की वो दी गई जिम्मेदारी वहाँ की गवर्नमेंट ने, और उन महिलाओं ने उस पुस्तक में अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर दिया। शराबबंदी को लेकर एक्सपीरियंस था वो, और उन्होंने ऐसे एक्सपीरियंस लिखे, मतलब ऐसा एक उन्होंने चैप्टर डाल दिया उसमें। और वो चैप्टर क्या था, वहाँ की एक महिला का वो था संघर्ष। और वो महिला जो है उस शराबबंदी में जो है उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ा, वो शायद मार दी गई थी वहाँ पर। तो वो बड़ी चर्चित किंवदंतियों में है वहाँ की, और उन्होंने वो चैप्टर उसमें डाल दिया पुस्तक में। और जैसे ही वो चैप्टर डाला तो भाई अब लोग पढ़ रहे हैं तो हैरान हो गए कि साहब ऐसा भी होता है। पूरा एक मूवमेंट शुरू हो गया, गवर्नमेंट को वो चैप्टर ही हटाना पड़ गया डर के मारे किताब से। ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट, ध्यान रखिएगा। तो पहली चीज जो है वो क्या है, एनालाइज करने में कॉन्टेक्स्ट, आप बना किसके लिए रहे हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जैसे जब मेरे पास ये सर ने कहा कि आपको क्लास के लिए बुलाया, तो मुझे देखना पड़ेगा ना कि चीज में क्या चल रहा है, वहाँ मीडियम क्या है, वहाँ के बच्चे क्या है। मैं जानता हूँ कि जैसे मैं औसत दर्जे का हूँ, या तो स्टूडेंट औसत दर्जे के होंगे या मुझसे अच्छे होंगे, तो उसी के हिसाब से मुझे प्लान करना है। तो इसको भूल नहीं सकता मैं किसी हालत में, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज है कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस। बच्चे सब हैं, छात्र सब हैं, लेकिन उनके रहने की परिस्थितियां क्या हैं, अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग है। ठीक है, बच्चे सब पूरे उसमें एक जैसी कहानियां पढ़ते हैं, ठीक है, एक जैसी किंवदंतियां हैं, लेकिन उनका रहन सहन अलग होता है, ध्यान रखें चीज को। दूसरा है एनालिसिस ऑफ लर्नर्स प्रोफाइल, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो भी इससे पहले बात हुई थी ना कि कोई भी दो छात्र क्लास में, या छात्र या छात्राएं या शिष्य एक जैसे नहीं हो सकते, होते ही नहीं है, प्रकृति का नियम ही नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे जो लर्नर्स हैं या जिनके लिए वो चीज़ बनाई जा रही है, जिनके लिए वो मल्टीमीडिया कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, हम लोग कुछ भी बना रहे हैं, उनकी प्रोफाइल क्या है। तो आपको ध्यान रखना होगा उनकी एज क्या है, उनका मानसिक स्तर कितना हो सकता है, उनकी भाषा का ज्ञान कितना हो सकता है। अभी एक जिस पुस्तक का मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ ना, उसमें हिंदी, हाँ हिंदी को लेके एक्चुअल में बात हुई है। और चूंकि मैं बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आपसे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ जो भाषा है मैथिली है, भाषा मैथिली भाषा। और यहाँ की लोकल भाषा जो है वो है। और एक और मगही, मगही बोली जाती है यहाँ पे, मगही भी है एक भाषा। उसको लेके पुस्तक में बड़ी बड़ी मजेदार चीजें लिखी हुई थी। बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से जो है हिंदी को स्थापित किया गया बिहार में, ये मुझे पहली बार ही पता चला। और जो कुछ रिपोर्ट्स बाद में आई उसमें जो लर्निंग आउटकम कम था बच्चों का, तो वो यही दिक्कत था कि जो स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से पढ़ के आए, उनकी हिंदी बहुत शुद्ध है। वो जो वर्ड यूज कर रहे हैं क्लास में, वो मानक हिंदी के वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि उस इलाके में मगही बोली जाती है या मैथिली बोली जाती है, जो बोली है यहाँ की, भाषा नहीं बोली है यहाँ की। तो दिक्कत क्या हुई कि वहाँ स्टूडेंट और टीचर के बीच में कनेक्शन नहीं बन पाया, क्योंकि दोनों की भाषा क्या थी, दोनों की भाषा अलग थी, उनके शब्द अलग थे, उनके शब्दकोश अलग थे। तो यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि मेरे लर्नर्स जो हैं, जिनके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, उनकी भाषा का असर कितना हो सकता है, अंदाजा ही लगाएंगे आप, आपके पास कोई ऐसा पैरामीटर। हालांकि ये भी होता है, आप जानते हैं सभी लोग कि जब बीएड में आपने अनुभव किया होगा कि जब आप लेसन प्लान के लिए क्लास में पढ़ाने जाते हैं, तो 4 5 6 दिन में आपको आइडिया हो जाता है कि मेरे बच्चों का स्तर है कितना, मैं कितना गहराई से या कितने अच्छे वर्ड का प्रयोग करूंगा जो उनको समझ में आ जाएगा, कितने स्तर के वर्ड का प्रयोग करूंगा। तो ये समझ में आ जाता है आपको। तो उस तरीके से आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि वो जो मेरे लर्नर्स होंगे, उनका उनका मतलब जो है लेवल क्या होगा। एक छोटी सी और बात से मैं इस चीज़ को रिलेट करूंगा यहाँ पे। चेतन भगत का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। जो चेतन भगत एक लेखक हैं, यस और सर।
आपने उनकी पुस्तकें भी पढ़ी होंगी। यस सर। आपको पता है चेतन भगत इतने पॉपुलर क्यों हैं युवा वर्ग में? कोई बताएगा आप में से? सर करंट इश्यूज पे लिखते हैं जनरली, जो प्रिविलेंट सोशल सोसाइटी प्रॉब्लम्स हैं, या हम्म स्टूडेंट्स के बीच में इशू, जैसे थ्री इडियट मूवीज है, तारे जमीन पर, इस तरह की जो मूवीज में जो थीम्स हम्म दिखाई हैं, तो उस वजह से वो ज्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि जो प्रिविलेंट है सोसाइटी में उसको, कम्युनिटी को उसको लेकर के काम करते हैं। और बताइए, और कोई किसी को लगता हो क्यों वो इतना पॉपुलर है? Presentations, way of presenting the things in a very interesting way. हाँ, ये भी एक फैक्ट है। मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैंने भी चेतन भगत को पढ़ा, और काफी पहले पढ़ा था। उनकी दो ही किताबें पढ़ी, टू स्टेट और एक और थी हाफ गर्लफ्रेंड। और उसके बाद मैंने उनकी तीसरी कोई किताब आज तक नहीं मंगाई। ठीक है, आगे मंगाऊंगा भी नहीं। क्यों? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सीखने की बात है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। चेतन भगत जानते हैं, चेतन भगत खुद प्रोफेशन से इंजीनियर हैं। और ये इंजीनियर में बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग को छोड़ के बाकी सारे काम कर रहे हैं। कुछ आईएएस बन गए, और कुछ लेखक बन गए, कुछ कवि बन गए, कुछ मोटिवेटर बन गए, लेकिन इंजीनियरिंग नहीं की उन लोगों ने जिसके लिए उनको प्रिपेयर किया गया। खैर छोड़िए, चॉइस है अपनी अपनी। वो जानते हैं कि मेरा जो उन्होंने जो टारगेट किया था ना, जब पुस्तकों को लिखना शुरू किया था, तो उन्होंने उनको किया था यूथ को। और यूथ की एज कितनी? अप टू 25। अप टू 25। बहुत से बहुत खिंच गए तो अप टू 28। मतलब ये वो एज होती है कि जब रोमांटिज्म हम लोगों के ऊपर जो है हावी हो जाता है। और वैसे तो अब तो मूवी भी हमारे पास है, तो अब तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, वो उसको हम लोग बोलेंगे वो अर्ली मैच्योर है वो। ठीक है, बच्चे अब अर्ली मैच्योर हो जाते हैं, क्योंकि आपने जो 25 साल की उम्र में सीखा है, आप अनुभव कीजिएगा। आपने जो कुछ भी 25 साल की उम्र में सीखा है, आज वो 15 साल की उम्र में बच्चे सीख लेते हैं। नाउ दे आर अर्ली मैच्योर। उन्होंने टारगेट किया उन्हीं को, अर्ली मैच्योर्स को, कि इनको दिखाओ सब्ज बात। तो उन्होंने जो अपनी स्टोरी है ना इतने बढ़िया तरीके से लिखी, जो टू स्टेट, उसमें मूवी भी बनी है, और कैप्चर कर लिया। दूसरी बात जो आपने बोली, उससे भी सहमत हूँ, भाषा। आप चेतन भगत की वो उसको पढ़िएगा, इंग्लिश को, एकदम कॉमन, बहुत सिंपल, पढ़ने में मजा आएगा आपको। आपको डिक्शनरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूथ के पास इतना टाइम थोड़ी होता है डिक्शनरी देखेगा वो जाके। और पैरेलल आप अरुंधति राय को पढ़ेंगे, वीएस नौपाल को पढ़ेंगे, अंबेडकर को पढ़ेंगे, इन लोगों को पढ़ेंगे ना, तो आप दो चार पन्ने पढ़ेंगे फिर बंद कर देंगे किताब। जबकि वो वास्तविकता लिखते हैं, ये प्योरली फिक्शन है। लेकिन बात सिर्फ क्या है? बात है सिर्फ लर्नर्स प्रोफाइल की। वो जानते हैं हम किसके लिए बना रहे हैं, इसीलिए वो सक्सेस हैं। और आप देखिएगा, कभी गौर कीजिएगा, जब आप थोड़ा सा मैच्योरिटी पर आ जाते हैं, 30 ईयर क्रॉस कर लेते हैं, 30 ईयर, 32 ईयर, उसके बाद आपका टेस्ट बदल जाता है। आपको चेतन भगत ऑटोमेटिकली अच्छा नहीं लगेगा। 35 साल के जब आप हो जाएंगे ना, चेतन भगत आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये ध्यान रखना होगा। मेरा पर्पस सिर्फ इतना था आपको बोलने का, कि हमारा जो लर्नर है, जो एंड यूजर है, या जो उसको प्रयोग करेगा, उसका प्रोफाइल क्या है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और इसी से आपका जो है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है इसी पर बहुत पैसा खर्च करती हैं। मोटरसाइकिल में क्या चाहिए युवाओं को? फैशन में तो, फैशन इंडस्ट्री में तो ये देखिएगा आप, उधर कोई फिल्म हिट हुई और उसकी साड़ी उन्होंने उतार दी मार्केट में, उन्होंने वो ड्रेस उतार दी मार्केट में। हम्म? क्या चाहिए उनको? अब तो टेक्नोलॉजी भी नहीं नहीं आ रही है, एच डी मेकअप आ गया है आज की डेट में। अब तक तो टीवी हुआ करते थे एच डी, मोबाइल हुआ करते थे एच डी। अब तो मैं देखता हूँ कि वो ब्यूटी पार्लर के बाहर भी लिखा होता है एच डी मेकअप, एच डी ये, एच डी वो, एच डी वो। ठीक है, सोचिएगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पॉइंट ये है तो कितना सा, कि आप अगर डेवलप करने जा रहे हैं, तो लर्नर्स के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को यू शुड नेवर फॉरगेट, कभी नहीं भूलना चाहिए आपको। इसके बाद आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव्स, वही पुरानी बात, कि अब इनके बाद ही आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को फाइनल करेंगे। क्योंकि झारखंड में जो टीचर की आवश्यकता है ना, वो नहीं है। डीयू का पढ़ा हुआ बच्चा, जेएनयू का पढ़ा हुआ बच्चा, या सीएसजेएम यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ बीएड का बच्चा झारखंड में नहीं कर पाएगा सर। वहाँ की रिक्वायरमेंट अलग है। वहाँ आप जॉन डीवी नहीं चाहिए, वहाँ आपके जो स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं ना, वो नहीं चाहिए, वहाँ कुछ और चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि उसके अकॉर्डिंग हमको ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ेंगे। तो ये तो था एनालाइज वाला पोर्शन। दूसरा, डिजाइन। कैसे डिजाइन करेंगे? सिलेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ इवैल्यूएटिंग स्ट्रेटजीज। ये भी साथ ही साथ, जहां आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए, आपको ये भी तो पता करना पड़ेगा कि मैं इन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे इवैल्यूएट करूंगा, वेदर दे हैव अचीव्ड और नॉट। वो ऑब्जेक्टिव्स मेरे फुलफिल हुए या नहीं हुए, तो ये आपको यहाँ तय करना होगा पहले ही। कैसे करूंगा इसको तय? डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेट मॉडल। और बाय द वे, इफ we are failed to achieve our objectives, we are failed to or you can say that we have underachieved our objectives,
देन व्हाट विल बी द अल्टरनेट मॉडल, प्लान बी जिसको बोलते हैं कि अगर प्लान ए हमारा किसी वजह से गड़बड़ हुआ तो प्लान बी क्या होगा हमारा। तो दूसरा वाला ये है कि डेवलप ऑफ अल्टरनेट मॉडल, कि अगर किसी वजह से मेरा ये होता है तो हम दूसरा क्या करेंगे, दूसरा प्लान क्या होगा हमारा। इसके बाद सिलेक्शन ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल, और फिर जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल होगा, अब आपने कॉन्टेक्स्ट भी देख लिया, लर्नर प्रोफाइल भी देख लिया, ऑब्जेक्टिव भी आपके पास आ गए, तो उसके हिसाब से जो बेस्ट हो उस मॉडल को चूज कीजिएगा। ठीक है, वो चाहे लर्नर सेंटर्ड हो या फिर वो लेफ्ट हो। टीचर सेंटर्ड भी तो आप लोग जा ही नहीं सकते आज, सोच ही नहीं सकते उस पर, तो इसलिए उसको नहीं बोलना है यहाँ पर, आपको बोलना है सिर्फ क्या, लर्नर सेंटर्ड और लेस फेयर पर। अब डेवलपमेंट की फेज पर आ गए, इतना सब प्लान करने के बाद अब आप डेवलप करेंगे। कंटेंट जनरेशन कैसे होगा, उसका क्या कंटेंट होगा, कहाँ से कंटेंट लाएंगे। फिर मैं आपको फिर बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत मुद्दा है हमारे भारत में विविधता का, कि हम कैसे एक भाषा को मान लें कि ये पूरे देश की भाषा है। हिंदी को लेकर आप जानते हैं बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। हिंदी बेशक राजभाषा बोल दी गई, स्वीकार कर ली गई, लेकिन वो देश की भाषा नहीं है, हम ऐसा नहीं कह सकते। उसकी बोलियां बहुत हैं, और फिर आप साउथ में जाएंगे वो तो बोलते भी नहीं है उसको। तो इसलिए जो है आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो कंटेंट होगा वो किस, हम जो बना रहे हैं मटेरियल वो जाएगा कहाँ, कौन लोग यूज करेंगे उसका। तो कंटेंट भी तो वैसा ही होना चाहिए ना। अगर यूपी के किसी जगह पे मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे एग्जाम्पल भी सारे यूपी से जुड़े हुए होने चाहिए। मैं यहाँ गया में अगर बैठा हूँ, गया में अगर क्लास ले रहा हूँ, गया के बच्चों की क्लास ले रहा हूँ, तो मेरे एग्जाम्पल भी यहाँ के होने चाहिए, कंटेंट भी यहाँ का होना चाहिए। सारे के सारे जो इवेंट्स हैं या जो भी सामग्री है, विषय सामग्री जिसको बोलते हैं, वो यही है। प्रिपरेशन ऑफ कंसेप्ट मैप जो है एक वो टेक्निक है कि किसी भी कंसेप्ट को हम लोग कैसे शुरुआत करते हैं। आप लोगों का लेसन प्लान भी जो होता है लिखिएगा, वो कंसेप्ट मैप ही होता है। प्रिपरेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट उसका अचीवमेंट को मेजर कैसे करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एंटर्स बिहेवियर टेस्ट, ये एंटर्स बिहेवियर टेस्ट क्या है एक्चुअल में, दिस इज द एंट्री बिहेवियर। एंट्री बिहेवियर और टर्मिनल बिहेवियर आपने एजुकेशन टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट था जिसमें इसको पढ़ाया जाता था, अभी थोड़ा सा उसको हटा दिया गया है। और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, एंट्री बिहेवियर का मतलब होता है आपके एक्सपीरियंसेस, पूर्व ज्ञान जिसको हम लोग अपने लेसन प्लान में लिखा करते हैं, छात्रों को इसके में पूर्व ज्ञान होगा, ये एंट्री बिहेवियर, पूर्व ज्ञान मतलब एंट्री करने के टाइम पर उसका बिहेवियर क्या है, दैट इज एंट्री बिहेवियर। क्लास शुरू, एंट्री का मतलब क्लास शुरू होना। सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट मेड ऑफ ई कंटेंट, वो जो आपने डिसाइड किया उसका ई कंटेंट बनाइए। ई कंटेंट में चूंकि यहाँ तो एडीआई मॉडल की बात हो रही है ना, मल्टीमीडिया की बात हो रही है, तो उसको जो भी फॉर्मेट है, पिक्चर 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 जो भी कुछ यूज करनी है, जो 6 चीजें कल आपको बताएंगे उनको यूज कीजिएगा। सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजीज, कैसे उन तक पहुंचेगा, सिर्फ ऐसे ही मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी लेक्चर मेथड होगा या इंटरेक्शन होगा या वो कुछ एक्टिविटी खुद करेंगे उसमें या कुछ वो इनपुट करेंगे उसमें, ये सारी चीजें आपको यहाँ डिसाइड करनी है। सिलेक्शन ऑफ मीडिया, वही जो 6 मीडिया है उनमें से कितने मीडिया आप यूज करेंगे। स्टोरी बोर्ड राइटिंग, स्टोरी बोर्ड राइटिंग जो होता है ये एक कहानी की तरह किसी चीज को लिखते चला जाना, मतलब सीधे सीधे समझिए आपके पास बोर्ड है और बोर्ड पे आपको स्टोरी करनी है। तो स्टोरी बोर्ड का मतलब जो ये पूरी तरीके से ये मतलब समझिए डिजिटल होता है। ठीक, जैसे स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक तरीके समझिए जैसे कॉमिक्स होती है, तो कॉमिक्स में आप लोग देखते होंगे कि एक एक स्लाइड बनी होती है, वन बाई वन बाई वन बाई, और वो एक स्टोरी जैसे चलता है, वही है। समझिए उन्हीं उन्हीं फोटो को जब हम एक बोर्ड पे लगा दें सीक्वेंस से, तो वो स्टोरी बोर्ड बन जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आती है। डॉक्टर के यहाँ आप लोग देखते हैं किसी भी प्रोसीजर के लिए लिखा होता है कि पहले स्टेप पे ये करेंगे, दूसरे स्टेप पे ये करेंगे, तीसरे स्टेप पे ये करेंगे, चौथे स्टेप पे ये करेंगे, पांचवें पे ये करेंगे। दिस इज द स्टोरी। विजुअल, विजुअल होगी, ध्यान रखिए, टेक्स्ट में नहीं, विजुअल होगी। प्रिपरेशन ऑफ प्रोटोटाइप, ये सब ब्लूप्रिंट बना लेंगे उसका आप, जिसको हम लोग ट्रायल करने के लिए यूज करते हैं। एक बार उसका प्रोटोटाइप बना लीजिएगा, उससे पता चल जाएगा हमको क्या क्या कमियां हैं, उसको अप्लाई कीजिएगा। और जैसे आप लोग अब रिसर्च के स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कुछ लोग अपने टूल बनाएंगे, तो टूल बनाएंगे तो उसका प्रोटोटाइप आपको बनाना पड़ेगा। उसको लेके आप कुछ स्टूडेंट्स के पास या जो भी आपका सैंपल है उसके पास जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे उसको भर दीजिएगा, और जो जो समस्याएं आपको आती हैं वो मुझसे पूछ लीजिएगा, जिससे कि जो आप सुझाव देंगे उसके अनुसार मैं इसको क्या करूंगा, इसमें संशोधन कर लूंगा, मॉडिफिकेशन कर लूंगा इसमें। इसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन। अब जब ये सब कुछ बन जाता है तो उसको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, मतलब उनको तो ऑन एयर कर देते हैं। ठीक है, अब ऑन एयर चला जाएगा। और लास्ट में आपको जो साथ ही साथ डिसाइड करना होगा, दैट इज द इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन आप लोग जानते हैं कि अब हमने जो सीसीएस, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसीई जिसको बोलते हैं, उसको हमने अडॉप्ट किया है। और जो टर्मिनल इवैल्यूएशन हुआ करता था उसको हम धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। हालांकि अभी भी मुझे लगता है कि जैसे जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें अभी भी कुछ कुछ जगह टर्मिनल इवैल्यूएशन है। और टर्मिनल इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जो एक स्पेसिफिक टर्म के बाद होता है। जैसे मैंने भी जब बीएड एमएड किया था तो बस क्या होता था, पूरे साल पढ़ाई होती थी और बस सीधे एग्जाम हुआ करते थे।
यूनिवर्सिटीज में आज भी ऐसा होता है, सीधे एग्जाम होते हैं। इसको टर्मिनल इवैल्यूएशन बोलते हैं हम लोग। इसको हम लोग थोड़ा सा मतलब छोड़ रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं, हम लोग कंटिन्यूस इवैल्यूएशन पे आ रहे हैं। कंटिन्यूस इवैल्यूएशन पर उसमें दो चीजें हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और सम्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब होता है जो टर्म के साथ चलता है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन। पढ़ाते जा रहे हैं, इवैल्यूएट करते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, इवैल्यूएट करते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, इवैल्यूएट करते जा रहे हैं। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में हम लोग इसी मॉडल पे चलते हैं, और हम लोगों को 3 कैट, उसको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट टेस्ट बोलते हैं। तो जैसे 100 मार्क्स का कोई पेपर होता है, तो उसमें 70 तो होता है एंड टर्म का, और 30 होता है सीएटी जिसको हम बोलते हैं। तो ये 30 नंबर जो है ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के हैं। बच्चों को हम लोग कुछ कुछ टाइम के बाद 3 टेस्ट लेते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बात ऐसा नहीं है, लेकिन 3 का मिनिमम वो है। और 70 नंबर का वो एग्जाम देगा लास्ट में। दोनों को जोड़कर जो है हम उसको रिजल्ट उसका डिक्लेयर करते हैं। दोनों जरूरी हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन दोनों हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि अगर ये पहले होता क्या था, देखिए समझिए इस चीज को। और जैसे जब टर्मिनल इवैल्यूएशन होते थे तो कभी किसी वजह से ऐसा हुआ, बच्चा बीमार पड़ गया, किसी वजह से वो एग्जाम में बैठ नहीं पाया, तो पूरा साल उसका खराब हो जाता था। ठीक, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि ठीक है, आपका एक कैट छूट गया, आप दूसरे कैट में बैठ लो। जो बच्चा कैट में अच्छे नंबर ले आएगा, फॉर्मेटिव में अच्छे नंबर ले आएगा, उसको समेटिव में बहुत हेल्प मिलेगी वहां पर। तो ये सिर्फ फैसिलिटेट करने के लिए है। और चूंकि हम तो अब लर्नर सेंटर्ड सिस्टम में बिलीव कर रहे हैं ना, अब तो हम लोग कोई ऐसी बात ही नहीं बोलते कि जो लर्नर के अगेंस्ट जा रही हो। इसलिए नाउ वी आर बिलीविंग इन दिस कॉन्टिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो ये पूरा मॉडल है, आपको इसी मॉडल को फॉलो करना है, फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन को लेकर। और उसको पहले से ही आपको प्रिपेयर करना होगा, पहले से तैयार करना होगा। उसके बाद ही कहीं जाकर हम उसको लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आज इतना मेरी तरफ से हुआ है। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो बताइए। ये मैं आपको बता दूं, ये मॉडल जो है बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। एडीडीआई मॉडल बहुत बड़ा भी है, और चूंकि वो उतना ज़्यादा हमारे लिए होता भी नहीं है हेल्पफुल। तो क्योंकि अभी हम लोग, मैंने कल भी आपसे कहा था कि हम अपने स्टूडेंट से ये उम्मीद नहीं करते कि भाई वो जो है कंटेंट का डेवलपमेंट करेगा। और अगर करेगा अच्छी बात है, हम ये नहीं कहते नहीं कर सकता, लेकिन अभी हमारे पास इतने संसाधन नहीं है। और दूसरी बात ये, वो अगर करेगा भी तो उसको यूज़ कहाँ करेगा। क्योंकि ये अच्छे से समझ लीजिएगा कि शिक्षण का पूरा नियंत्रण आज भी शिक्षक के हाथ में नहीं है। सरकार, अधिकारी, सरकार और जो व्यवस्थाएं हैं वो तय करती हैं आप क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से ये आपका आज का इंस्ट्रक्शन डिजाइन था। इसमें एक और आपके सिलेबस में दिया हुआ था कि टीम टीचिंग के बारे में लिखा हुआ है, और एक लिखा हुआ है क्या नाम इसके, लेक्चर के बारे में। तो बस ब्रीफली मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ कि टीम टीचिंग और इसका कंसेप्ट क्या है, मतलब कैसे अरेंज करें। आप लोग सभी जानते हैं ये बीएड वाला हिस्सा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपका कुछ नया मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बीएड वाला हिस्सा ही है, और उसमें सिंपल सा है कि आप इस तरीके से प्लान कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका आउटपुट आप ले सकें। ठीक है, इसमें देखिए नाम दिया है लेक्चर, टीम टीचिंग, डिस्कशन, सेमिनार, ट्यूटोरियल। लेक्चर पुराना चीज़ है, कुछ नया नहीं है इसमें। ठीक, व्याख्यान देना है, आपको क्लास में जाना है, लेकिन लेक्चर मेथड जो है वो बेसिकली टीचर सेंटर्ड है। ठीक है, इसमें टीचर ही तो बोलता है और तो कुछ करता नहीं है। इसको लर्नर सेंटर्ड बनाना है। तो लर्नर सेंटर्ड बनाने के लिए हमको इसमें पार्टिसिपेशन स्टूडेंट का लेना होता है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग उस तरीके से बना सकते हैं। टीम टीचिंग है, क्रुकशंक ने 1968 में दिया था इसको। क्रुकशंक, टीम नाम से ही समझ रहे हैं आप, टीम मतलब एक टीचर्स की टीम होगी। ठीक, फायदा क्या है, इसको क्यों यूज करते हैं हम टीम को। अच्छा, ये टीम भी जो है ना दो तरीके से हो सकती है। एक तो ये हो सकती है कि एक ही कॉलेज के 2-3 टीचर आ जाएं, या फिर हम दूसरे दूसरे अलग अलग कॉलेज से, अलग अलग यूनिवर्सिटी से भी टीचर को बुला सकते हैं और वहां पर बैठा देते हैं। बस करते क्या है इसमें कि जैसे कोई एक बड़ा टॉपिक है मान लीजिएगा, तो उस बड़े टॉपिक को, और हमारे पास 4 टीचर अवेलेबल हैं एट ए टाइम। ठीक, तो उन चारों में डिवाइड कर देते हैं उसको, आप इतना हिस्सा पढ़ा लीजिए, आप इतना हिस्सा, आप इतना हिस्सा, आप इतना हिस्सा। और वो 1 बाई 1 अपना हिस्सा पढ़ाते हैं वहां पर। सीक्वेंस बना रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जब मिलकर पढ़ाते हैं तो ये सिर्फ पर्पज इसका ऐसा होता है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ टॉपिक का कुछ हिस्सा कुछ टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं, उनके इंटरेस्ट का होता है, कुछ का नहीं होता। जैसे अभी भी बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं, मैं आपको बता दूं, आईसीटी में ऐसे होते हैं जो मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, मतलब जो मेरी चॉइस के नहीं है। वो पढ़ाने तो पढ़ेंगे, लेकिन नेचुरल है कि जब मेरी चॉइस के नहीं है तो उसमें उतना प्रभाव भी नहीं आ पाता। तो हम कोशिश करते हैं टीम टीचिंग के माध्यम से कि हम जो उसके एक्सपर्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के, उनको बुलाकर हम करते हैं, जिससे बच्चों को मैक्सिमम बेनिफिट हो जाए। तो ये टीम टीचिंग होती है। ठीक, कुछ इसकी भी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस ये हैं कि आपको टीचर मिल जाएं इतने सारे, समय के अभाव में ऐसा हो नहीं पाता। और कभी कभी क्या होता है कि कंट्रोवर्सी हो जाती है, बोलने के प्रभाव में कभी कभी ओवरलैपिंग हो जाती है कि मेरा कंटेंट किसी और ने
पढ़ा लिया या किसी और का मैंने पढ़ा लिया, और हमने ऐसी बातें बोल दी कि जिसमें मतभेद था। तो ये मतभेद जब स्टूडेंट के सामने आता है तो बड़ा मतलब असहज स्थिति हो जाती है। तो इस वजह से थोड़ा ये इसकी लिमिटेशन है। डिस्कशन लेक्चर मेथड में ही जब आप ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे स्टूडेंट्स को, तो उसको डिस्कशन बोलते हैं, जिसमें डिस्कशन प्योरली डेमोक्रेटिक है और लर्नर सेंटर्ड है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को पूरा मौका देते हैं कि भाई आप डिस्कस करो, पूछो, बताओ। सिर्फ पूछना ही नहीं होता है, देखिए आप टीचर को एज ए टीचर आपसे पूछेंगे नहीं, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्नों का जो सिस्टम है भारतीय शिक्षण व्यवस्था में वो बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, अगर मैं तो ये कहता हूँ कि क्लास में, कक्षा में शिक्षक को अगर कुछ पूछना है तो या तो वो क्लास को डेवलप करने के लिए पूछेगा या एवेल्यूशन के लिए पूछेगा, इसके अलावा उसको कहीं प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। वो एक मैच्योर पर्सनैलिटी है क्लास में। स्टूडेंट जो सामने बैठे हुए वो इमेच्योर पर्सनैलिटी है। एक मैच्योर पर्सनैलिटी को इमेच्योर पर्सनैलिटी से प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ये कहीं भी नैतिकता नहीं है। स्टूडेंट सीखने के लिए आए हैं, वो लेस मैच्योर हैं, उनको क्वेश्चन करने का मौका दीजिए। आप इसको जस्ट रिवर्स कीजिए उल्टा। मैं अगर पूछूंगा तो मेरा काम इवैल्यूएशन का होगा, मैं इवैल्यूएशन पर्पज से पूछूंगा उनसे। या कभी ऐसा मुझे लगा कि क्लास में मोनोटोनी हो रही है या कुछ जरूरत बहुत ज्यादा पड़ जाए, ऐसा ना हो कि आते ही एकदम क्वेश्चन टू क्वेश्चन ताक दिया आपने, ये बिल्कुल नहीं करना है। तो जितना आप उनको इन्वॉल्व करेंगे ऑटोमेटिकली आप डिस्कशन मोड में चले जाते हैं। सेमिनार आप जानते ही हैं, अब तो वेबिनार नया वर्ड ही आ गया है, वेबिनार जो वेब की हेल्प से हो रहा है वो मतलब वेबिनार हो गया अब। ठीक है, सेमिनार जो है वो सिंपल सा पर्पज ये था कि किसी एक बिंदु पर जो है हम कुछ लोगों को जो विशेषज्ञ हैं उनको बुलाते हैं, सामूहिक परिचर्चा करते हैं, डिस्कशन कराते हैं। बस एक फर्क ये होता है कि इसमें हर किसी का बोलना जरूरी नहीं होता, हर किसी को पेपर लिखना भी जरूरी नहीं होता। आप सिंपल जाकर उसमें मतलब शामिल हो सकते हैं, सुन सकते हैं लोगों की बात, हर किसी का बोलना यहाँ जरूरी नहीं है। ट्यूटोरियल्स स्पेशल नीड के लिए होते हैं और इस पर भी गवर्नमेंट बड़ा जोर दे रही है आज की डेट में। नेक के लिए ट्यूटोरियल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ट्यूटोरियल्स ग्रुप में होती है। और ग्रुप में कैसे होती है कि जैसे मान लीजिएगा किसी पर्टिकुलर ग्रुप को कोई खास क्लास में 55 बच्चे हैं आपके और कुछ 10 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आया, हो सकता कोई भी रीजन हो सकता है। तो उन 10 बच्चों को लेकर जब आप पढ़ा रहे होंगे, स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे होंगे अलग से, उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूटोरियल। जैसे क्लास में भी नहीं होता, आप इनफॉर्मल भी कर सकते सर रेमेडियल क्लासेस और ट्यूटोरियल में कोई डिफरेंस है या सेम ही हैं। है सर? रेमेडियल क्लासेस एक्चुअल में वो एक पूरा प्लान वे होता है। जी। वो पूरा प्लान वे होता है, उसमें इवैल्यूएशन भी शामिल है। मतलब चीज वही है, उनको भी समझ में नहीं आ रहा लेकिन उनका इवैल्यूएशन, ट्यूटोरियल्स में उनको एडिशनल सपोर्ट देना है, वहाँ इवैल्यूएशन नहीं हो रहा। ठीक है, तुमको समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लो, मैं तुमको बता देता हूँ, लेकिन अब मैं इवैल्यूएट नहीं करूंगा तुमको। लेकिन रेमेडियल में हम लोग इवैल्यूएट भी करते हैं, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इन बच्चों को समझ में ही नहीं आया, तो इन बच्चों को छोड़ेंगे तभी जब ये सीख लेंगे इसको। जी जी इतनी जी। रेमेडी में लेके जाते हैं उनको। ट्यूटोरियल्स एज ए जनरल हम, ठीक है समझ में नहीं आया पूछ लो, अब समझ में आ गया बात। तो इस तरीके से ये जो है ट्यूटोरियल्स है आपका। तो यहाँ तक ये मेरा तो पूरा हो गया। अब आप लोग बताइए, आप लोगों को कोई डिस्कशन डाउट हो तो बताएं, कुछ पूछना चाहें, बताना चाहें। सर कल के जो है लिए पूछना था, कल सर लिब्जन साइट के बारे में बताया था आपने। लिबजेन, तो हाँ। सर हाँ, तो लिब्जन सर मैंने जो है विजिट किया था लेकिन मैं सर्च नहीं कर पाया उसमें। तो क्या सर अच्छा, उसको दिखा सकते हैं सर, कैसे उसको मैं करेंगे? देखिए कोशिश करता हूँ, एक सेकंड रुकिए बस मुझे और दीजिएगा सर एक मैं। दूसरा ये हाँ। था, आपने साई हब बताया था, तो हम्म। साई हब पे मैं गया था, तो साई हब पे सर जो है ज्यादातर साइंटिफिक जो है जर्नल्स थे। और तो सर देखिए एक कोई बात बहुत ऐसा। अच्छे से, एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आ, ये जितनी भी चीजें लाइब्रेरी की बनी हैं, यस सर। ये सारी की सारी चीजें जो बनी हैं वो बनी हैं उनके लिए, साइंस के लिए। जी। और बहुत सी कम ऐसी चीजें हैं जो हमारे खास तौर से एजुकेशन के लिए हैं। जैसे अब हमारे यहाँ भी है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि मेरे यहाँ कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है तो कुछ हम लोग थोड़ा सा फायदे में रहते हैं तो पता कर लेते हैं। तो लेकिन यह है कि वो बेसिकली बनी साइंस के लिए नहीं है, तो तो उसमें जो सर है उस तरीके से। कोई जी, ऐसी जो है सर जर्नल की साइट्स हो जिसपे जो है ह्यूमैनिटीज के लिए फ्री जर्नल्स अवेलेबल हो? देखो फ्री जर्नल हैं अवेलेबल, सारे तो नहीं है लेकिन बहुत सारे अवेलेबल हैं, और उसके लिए बस आपको गूगल का सहारा रखना पड़ेगा। ऐसी कोई वेबसाइट स्पेशल नहीं मिलेगी आपको, एक जगह पर सारा कलेक्शन मिल जाए। ठीक है, ओके। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई आपको स्पेशल वो नहीं मिलेगा कहीं पर भी। और बताइए। लिब्जन सर वही बता दीजिए एक बार। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों से इसको काफ़ी दिनों के बाद मैं यूज़ करूंगा, मैं अपनी स्क्रीन से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सर जी बताएं।
जी, जैसे अभी बात की इन्होंने कि जो रिसेंट जर्नल या रिसर्च पेपर है, जब हम गूगल करते हैं तो सर उसका एब्स्ट्रैक्ट मिलता है, पूरा मुझे रिसर्च पेपर नहीं मिलता। तो ये कैसे, क्या मुझे उसका सब्सक्रिप्शन ही लेना पड़ेगा, जैसे बहुत सारे पेड रहते हैं जो? देखिए, अच्छा चलिए मैं एक करके आता हूँ। ये देखिए, जी आपको मेरा स्क्रीन दिख रही है ना? देखिए, ये लाइब्रेरी जेनेसिस की वेबसाइट है। सिर्फ लिब लाइब्रेरी जेनेसिस जो है, ये आपको लिखना है, लिबजेन, इस पर क्लिक कीजिएगा, ये खुल जाएगा। यहाँ पर आप डालेंगे जो भी बुक आपको ढूंढनी है, ठीक है। जैसे मैंने डिजिटल लिटरेसी डाली थी अभी, डिजिटल लिटरेसी, इस पर एंटर मार दीजिएगा, ठीक है। अभी इसका सिस्टम बदल गया है, ये लोग अपना बदलते रहते हैं, ये बहुत अपडेट रखते हैं वेबसाइट को। ये देखिए, इतनी सारी बुक्स आपको यहाँ खुल जाती हैं इस पर। ऐसा है, कुछ बुक्स ऐसा होंगी जो हो सकता है आपको ना भी मिले इसमें एक बार को, लेकिन मैक्सिमम बुक्स इस तरीके से मिल जाती हैं आपको। और इन पर आप क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग मिरर साइड इनकी खुलती जाएगी, और फिर आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इनका DOI नंबर भी है, देखिए ये DOI नंबर दिया हुआ है, यहाँ आपको मिल जाएगी, ठीक। ये तो है लाइब्रेरी जेनेसिस। एक दूसरा जो आपने पूछा था, क्या अभी किसने पूछा है? सर वो एब्स्ट्रैक्ट के लिए कह रहे थे कि एब्स्ट्रैक्ट केवल मिलता है, एक, फुल हाँ, जर्नल नहीं जो मिलता। साई हब जो मैंने आपको बताया था, देखिए साई हब, SCIHUB, साई हब, ठीक है। यस सर, यस। ये एक्चुअल में जो बना है, ये ऐसे ही उनके लिए बना हुआ है कि जहां पर आप लोग जो बोल रहे हैं ना कि ये एब्स्ट्रैक्ट आपको मिल जा रहा है और पूरी चीज नहीं मिल रही है ना। तो कभी कभी क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये जो इसका आ रहा है, यहाँ पर आप उसका DOI डाल दीजिएगा, DOI डाल दीजिएगा, ये लिंक डाल दीजिएगा, और यहाँ पर से क्लिक करेंगे तो मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको सारे नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ हद तक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो नॉन एक्सेस होंगे। और लेकिन यहाँ आपको वो डाउनलोड करके दे देगा यहाँ पे, सब नहीं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ लोग, कुछ जो है वो अपनी बड़ी, एक्चुअल में ये एक तरीके से क्या बोलेंगे इसको, सेंधमारी है। एक तरीके से साई हब जो है वो सेंधमारी है। तो वो कुछ कुछ जनरल सेज जैसे हैं जो बहुत हाई सिक्योरिटी फॉलो करते हैं, तो वहां यस आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। ओके सर। जी जी दूसरी सर। बात, जैसे अभी आपने से एक ने कहा कि मान लीजिएगा किसी एक को वो मिलता है, जैसे हमको मान लीजिएगा, जैसे मैं आपको एक और बताता हूँ, जैसे इस पर चलते हैं, मान लीजिएगा कि आपको सिर्फ, आप में से बहुत सारे, ये आएगी बात आप लोगों के साथ, कि हमको सिर्फ क्या मिल रहा है, हमको सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो बात यह है कि आपको एब्स्ट्रैक्ट ही तो चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट से आपका काम हो जाएगा। अब जैसे ये है, ये सेज वाले जो जनरल है ना, ये नॉर्मली जनरल ऐसे जो पेड जनरल है, और पेड जनरल में जो है आपको मिलेगा नहीं। तो जैसे देखिए, एब्स्ट्रैक्ट आपके सामने आ गया, ठीक। और एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है एक्चुअल में, पूरी जो आपने काम किया है उसको बस सिर्फ ये 10-12 लाइनों में एब्स्ट्रैक्ट को लिखते हैं। समरी अलग चीज होती है, एब्स्ट्रैक्ट अलग चीज होती है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक। ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये पूरी थीसिस का निचोड़ है, ठीक। इसमें जब आप जाएंगे, कभी भी ध्यान रखें, तो आपको कम से कम यहाँ ये पूरी चीज मिल रही है ना। देखिए, जैसे ये आर्टिकल है, आपको आर्टिकल का नाम मिल गया, कंसेप्चुअल चेंज फॉर एंड ड्यूरिंग वर्किंग लाइफ, मिल गया आपको इसका। आपको ये देखिए नीचे इसके ऑथर का नाम मिल गया, क्लियर, 2020 मिल गया आपको, ठीक। यस सर। प्लस आपको ये जनरल जो है, देखिए इसका पूरा आपको इशू का पूरा वो मिल जा रहा है डिटेल यहाँ पर ऊपर आकर, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन रिसर्च। तो ये सारी चीजें आपको मिल जा रही हैं, प्लस आपको ये एब्स्ट्रैक्ट भी मिल जा रहा है, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट में आप देखेंगे तो थोड़ा सा, ये मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, स्किल नहीं दे सकता। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको खुद समझ में आने लगेगा। तो आप देखेंगे कि आखिरी की जो 4-5 लाइनें होती हैं, ये जो आपके काम की होती है। स्टार्टिंग में ये लोग इंट्रोडक्शन देते हैं, बीच में कभी कभी, हर जगह अलग अलग होता है, ये बताता हूँ, कुछ भी फ्लेक्सिबल नहीं है इसमें, आप मैं जो बोलता हूँ वही होगा, ऐसा नहीं। 1-2 लाइनें इंट्रोडक्शन की होंगी, कुछ 1-2 लाइन बीच में रिसर्च मैथोलॉजी, जो उन्होंने मैथोलॉजी यूज की है, और लास्ट में वो देते हैं अपनी फाइंडिंग, और यही फाइंडिंग्स तो आपके काम की है। तो आपको इस पूरे पेपर की जरूरत भी कहाँ है, क्योंकि इसकी इसकी आपकी तो मैथोलॉजी अलग होगी ना, आपको तो रेफरेंसेस में यही देना है बस। जहां फुल मिल रहा है आप ले लीजिएगा, जहां फुल मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पर। और एक मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने नेस्डॉक का नाम सुना है, ICSR नेस्डॉक? नो सर, बता दीजिए सर। चलिए, वो भी ध्यान रखिएगा, बाद में भी पूछ सकते हैं अगर अभी अभी एकदम से समझ में नहीं आया। देखिएगा, ICSR की साइट खोलिए, ये बहुत बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ये बहुत हेल्पफुल आपके लिए। देखिए, ICSR की साइट खुल गई। जी सर। जी। यहाँ देखिए ऊपर, यहाँ लिखा हुआ है नेस्डॉक, यस सर। नेस्डॉक। इसको, इसका पूरी फुल फॉर्म होती है नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं नेस्डॉक। ये ओके सर। ICSR की एक ब्रांच है। नेस्डॉक में आप नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए, ये आ रहा है बिब्लियोग्राफी ऑन डिमांड एंड लिटरेचर सर्विसेज, इस पर क्लिक कीजिए।
ये देखिए, ठीक है। यस आप यहाँ पढ़ेंगे, ये लोग आपसे चार्ज करते हैं, पैसा चार्ज करते हैं और आपको रेफरेंसेस दे देते हैं, क्योंकि बहुत सारे जनरल्स ऐसे होते हैं कि जो अभी भी आप लोगों ने कहा कि हमारा एक्सेस नहीं होता उन तक, क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं, डॉलर्स में वो लोग चार्ज लेते हैं। इन लोगों के पास वो सरकारी सब कुछ होता है, तो ये लोग अपने अकाउंट से उसको एक्सेस करते हैं, वहां से ढूंढते हैं, और जो आपके काम के रेफरेंसेस हैं वो आपको भेजते हैं थ्रू मेल। पहले पेपर में भेजते थे बाय पोस्ट, लेकिन अब सब हो रहा है ऑनलाइन, तो वो ज्यादा अच्छा है, आपको तक पहुंच जा रहा है। आपको करना यस क्या होगा इसमें, यहाँ प्रोसीजर देख रहे हैं, प्रोसीजर पे देखिए एक आ रहा है बिब्लियोग्राफिक ऑर्डर फॉर्म, लिंक है यहाँ पर, अगर आपको दिख रहा हो तो लिंक पे क्लिक यस सर, कीजिएगा, यस सर, ठीक है। हाइपर लिंक है सर। हाइपर लिंक है, नीचे देखिए ऑर्डर हेयर आ रहा है, यस ऑर्डर हेयर पे क्लिक कीजिए, देखिए अभी एक नया वो खुल जाएगा, ठीक है। यस नाम दीजिए अपना, जेंडर दीजिए, सिटी दीजिए, पिन कोड दीजिए, मोबाइल नंबर चलने वाला दीजिएगा, तो ऐसा ना हो कि वो फोन करें और मिले ही नहीं आपका। ईमेल दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा स्टूडेंट हैं आप, ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा CSJM के स्टूडेंट हैं आप। वेदर ICSR, अगर आपको ICSR की फेलोशिप मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही है तो नो कर दीजिएगा, ठीक। ओके सर। कम्युनिकेशन एड्रेस दीजिएगा पूरा, हालांकि अब वो मेल के थ्रू भेजते हैं लेकिन वो मांगेंगे आपसे, दीजिएगा। यहाँ कैटेगरी आप अपनी सोशल लिख देंगे, इसके बाद लिख देंगे प्लीज टिक वेदर यू आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, नो नॉर्थ कर ईस्ट दीजिएगा। में। आप लोग कानपुर में हैं तो नो कर देंगे। यहाँ टॉपिक लिखिएगा आपके रिसर्च का, जो आपकी PhD अप्रूव हो जाएगी ना, तो उसका टॉपिक यस जो सर, होगा वो यहाँ लिखिएगा, ठीक है। यस सर, रिलेटेड एरिया एंड कंसेप्ट, यहाँ एक्चुअली में आपको कीवर्ड्स लिखने हैं अपने, ठीक है। जैसे मेरी जो PhD थी उसका एग्जांपल देकर बता रहा हूँ, ए स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी इन रिलेशन टू TV प्रोग्राम विंग हैबिट्स एंड एकेडमिक अचीवमेंट। तो मेरे वेरिएबल हो गए 3, क्रिएटिविटी, टेलीविजन विंग हैबिट और एकेडमिक अचीवमेंट। क्लियर, 3 यस वेरिएबल सर, हो गए। हाँ, वही वेरिएबल आपको यहाँ लिख देना है, ठीक ओनली है। वेरिएबल सर। हाँ, वेरिएबल, ओनली वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ एंट्रीज हैं, तो आप 50 पे क्लिक कीजिएगा, मैक्सिमम इतना ही है ये देखिए, ये आपसे मांगता है कि कितने पुराने साल तक आपको लिटरेचर चाहिए, तो आप नॉर्मली जो है 10 साल तक के लिए टिक कीजिएगा, ठीक है। ओके और ओके राइट में देखिए डॉक्यूमेंटेशन टाइप आ रहा है, सब पे क्लिक कर दीजिए, सब पे, टोटल जितने भी हैं, यस ठीक है। यस सर, इंटेंडेड यूज ऑफ बिब्लियोग्राफी, आप PhD स्कॉलर हैं तो आप PhD पे क्लिक कर दीजिएगा, अगर MPhil कर रहे हैं तो MPhil पे कर दीजिएगा, प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट जो है उसे कर दीजिएगा यहाँ पर, ओके ठीक है। सर। अमाउंट जी सर। 1000, इनको सिर्फ भेजना है 1000 रुपये आपको, 1000 ओनली, मतलब कम भेज सकते हैं, ज्यादा मत भेजिए, ज्यादा वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। यस फिर सर, ये मांग रहे हैं DD और UTR नंबर। अब यहाँ पर एक चीज ये है कि अगर आप में से जो लोग DD के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो वो DD का नंबर यहाँ डाल देंगे, ठीक है, नीचे यस बैंक का सर। नंबर डाल देंगे, डेट डाल देंगे, लेकिन सर और इसमें यहाँ जी सर डेड स्टार है इसमें, तो डीडी नहीं भेजते हैं, किसी और माध्यम से भेजते हैं, तो क्या फिल करेंगे फिर? हाँ, तो वो क्या फिल करेंगे, वो अब पीछे से आइए जहाँ मैं आपको लेकर गया था, बैक में आइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ इनका अकाउंट नंबर दिया हुआ है, ये देखिएगा, बैंक अकाउंट डिटेल, ये देखिए, ओके सर, ओके सर, ओके। कैनरा बैंक है ये, यस ठीक है। यस। इस पर आप अपना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से 1000 रुपये इनको भेजिएगा, ठीक। और ओके सर। जैसे भेजते हैं पैसा वैसे भेज दीजिएगा इनको, और उसका प्रिंट जरूर रखिएगा अपने पास, मतलब PDF जब बन जाता है भेजने के बाद, ठीक है। यस श्योर। तो UTR नंबर, तो जो लोग भी ऐसे हैं कि जो, अब तो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग, आप लोग इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, उसी के थ्रू भेजेंगे, यस तो सर। फॉर्म भरने से पहले आपको पैसा भेजना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें UTR नंबर मांगता है, तो UTR नंबर तो जी तभी होगा ना जब आप पैसा भेज देंगे। जब पेमेंट कर देंगे, यस सर। हाँ, तो आपको ध्यान रखिएगा, पहले पेमेंट करना होगा, फिर वो जो UTR आपको मिलेगा, वो UTR आप कहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे, तो जी सर। ठीक है। DD वो मत भेजिएगा, देखिए पैसा ज्यादा खर्च होता है DD में, आप यस सर, जो इसीलिए है सर कमीशन पूछ रहे हैं। देंगे, इसका प्रिंट निकालेंगे, बाई पोस्ट भेजेंगे, क्या जरूरत है, आप ऑनलाइन किसी से कर दीजिएगा, आप उसमें से यस। ही कर दीजिएगा, बैंक में जाके भी कर देंगे तो भी कोई हाँ, दिक्कत अरे नहीं सर है। यूपीआई से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, जिससे भी हो जाए, और यहाँ ऐसा करके यहाँ सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ये सबमिट होगा, इसका भी एक पेज, मतलब एक वो बन जाएगा फॉर्म, उसका भी PDF बना लीजिएगा, और जो है मेल उनके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। ये ध्यान रखिएगा, अपना मेल और फोन नंबर एकदम सही दीजिएगा, और डेफिनेटली वो लोग वहाँ से जब उनको कोई दिक्कत होती है आपको कॉल करते हैं, और वो बताते हैं फिर आप कि हमें ऐसा ऐसा मिल रहा है, आप बता दीजिएगा। और इसको लेके मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही सकारात्मक रहा है, मैंने खुद अपने प्रोजेक्ट में और अपने स्टूडेंट्स अभी जो मेरे रिसर्च सबमिट कर रहे हैं उनके लिए, और बाकी भी जितने स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, उन सबको मैंने कहा है इनसे मंगाओ। तो ये आपको 1000 रुपये में 100 एंट्रीज देंगे, मतलब 100 रिव्यू दे देंगे आपको। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, 100 में बहुत से रिव्यू ऐसे भी होंगे जिनको आप खुद भी खोज सकते हैं इंटरनेट पर, क्योंकि वो तो ओपन एक्सेस है ना, तो वो यस आप सर, खुद भी खोज सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से 100 में से कम 25-30 रिव्यू ऐसे होंगे जो आप नहीं खोज सकते। तो एक्चुअल में आप 1000 रुपये जो देंगे वो उन 25-30 के लिए देंगे,
और जो लोग कंप्यूटर का प्रयोग करना नहीं जानते उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है ये। तो जाहिर सी बात है कि आप एक सरकारी उससे जो है फायदा उठा रहे हैं और मंगाइए बिbliography, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। किसी भी चीज़ के लिए मंगा सकते हैं, आप डिजर्टेशन के लिए मंगा सकते हैं, जो भी डालेंगे ये इसी काम के लिए है नॉस्टा। तो सर यहाँ से वो आपको जो सारे है रिव्यूज मेल पे सेंड करेंगे? वो आपको मेल पर भेजेंगे, आपसे पहले कंफर्मेशन ले लेंगे और उसको फिर वर्ड में वो मतलब जो है, और वो देंगे आपको पूरा रेफरेंस दे देंगे और पूरा एब्स्ट्रैक्ट देंगे। पेपर पूरा नहीं भेजेंगे, ध्यान रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट और पूरी डिटेल, और यही आपको चाहिए होती है। जहाँ पूरे पेपर मिल रहे हैं वो पूरे पेपर देख लीजिएगा, जहाँ नहीं मिल रहे हैं वहाँ ऐसे काम कीजिएगा। तो आप लोग जब अपनी रिसर्च करेंगे तो उसमें जो है मतलब इस सुविधा का जरूर प्रयोग कीजिएगा, बहुत अच्छी है ये, मैं काफी पहले से करता आ रहा हूँ। और बताएं कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? और सर एक लास्ट ये था सर, आईसीटी के लिए, आईसीटी इन एजुकेशन के लिए कोई एक दो बुक, अच्छी बुक सर आपके? कोई नहीं, देखो कोई बुक फाउंड नहीं मिलेगी आपको, कोई एक सिंगल बुक नहीं मिलेगी। और मैं आपको बता देता हूँ कि हो सकता है कि आप लोग कानपुर में हैं, लखनऊ में हैं, आपको कोई बुक मिल भी जाए, ठीक है, लेकिन वो कोई एक बुक आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेगी। सिलेबस इतना ज़्यादा बड़ा है, आईसीटी इतनी ज़्यादा ब्रॉड है कि वो आपको अल्टीमेटली मदद लेनी पड़ेगी अलग अलग किताबों से या फिर इंटरनेट से। और अगर आपको कोई बुक मिलेगी भी, मान भी लीजिए बाजार में, तो वो मिलेगी किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के सिलेबस को देखकर बनाई गई, तो जितना उसका सिलेबस होगा उतना ही मिलेगा। इसलिए आज की डेट में बुक का लिखना जो है वो बहुत कम हो गया है। लिप जैन से ले लीजिएगा, जितनी बुक आपको चाहिए आईसीटी एजुकेशन में, एक से एक शानदार बुक पड़ी हुई है यहाँ पे, पढ़ भी नहीं पाएंगे आप, इतना ज़्यादा है वहाँ पे। यस ओके सर, ओके श्योर। और बताइए। और कहीं पर कल को लेकर, कल वाले को लेकर कोई डाउट हो किसी का, बताएं। सर एक डाउट है। जी बताइए। सर ये जो क्रुकशेल का नाम है, ये सिमुलेटेड टीचिंग से कहीं कहीं पर जोड़ा जाता है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, और जे फ्रीमैन का नाम ये टीम टीचिंग से जोड़ा जाता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो सर इसमें कंफ्यूजन होता है, जे फ्रीमैन होंगे यहाँ पे या क्रुकशेल? जी क्रुकशन 1968 में 100% श्योर। ओके सर। जैसे यहाँ एक और क्लियरेंस आपको दूं कि माइक्रो टीचिंग है, आप देखेंगे 1961 और 1963 दो डेट मिलेंगी आपको अलग अलग किताबों में, असली डेट है 1963। और बताइए। और कोई डाउट किसी को, कहीं कुछ पूछना है, बोलना है, बताएं। सर हमें लगता है कि सर हम लोग का अधिकतर क्वेश्चन जब आरडीसी हो जाएगी, हम लोग का टॉपिक सेलेक्ट हो जाएगा, तो सर प्रॉब्लम उस समय ज्यादा आएगी। तो सर अगर उस समय जुड़े तो काफी अच्छा रहेगा। एक बार अच्छा, बस रिक्वेस्ट है। ये मुझे बताइए, आप सारे लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं? यस सर। जी सर। सारे? अच्छा, नहीं, यूनिवर्सिटी से मेरा मतलब है ना, जैसे कानपुर में कुछ एफिलेटेड कॉलेज भी है ना, तो वहाँ भी रजिस्ट्रेशन है आप लोगों का? कॉलेज भी हैं, मतलब टोटल हाँ, यूनिवर्सिटी में सीट नहीं है सर, वो 4 या 6-7 सीट है सर बस। हाँ, वो कोर्स वर्क की वजह से आपको हो गया। तो देखिए, मैं एकदम आप लोगों को यहाँ सर भी जुड़े हुए हैं, मैं बोलता हूँ कि आप लोगों का जब भी सिनॉप्सिस हो जाए, अप्रूवल हो जाए, देखिए एक बार समझ लीजिए अच्छे से कि असली काम शुरू होगा तब जब आपकी सिनॉप्सिस बनेगी। हालांकि सिनॉप्सिस में ही आप लोग बहुत मेहनत कीजिएगा। एक बार अगर आपने नक्शा अच्छे से बना लिया मकान का, मकान अच्छा बन जाएगा। और कहीं भी नींव में अगर जरा सी गड़बड़ हो गई तो पूरा मकान ही टेढ़ा हो जाएगा आपका। इसलिए मेरी सलाह ये है, मेरा अनुभव भी है इस चीज़ को लेके, कि सिनॉप्सिस पे आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, और जब भी आपको जरूरत पड़े, मैंने नंबर आपको दिए हुए हैं, आप लोग चाहें आप लोग अपने ग्रुप बना लीजिएगा, आप बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगा, उसमें मुझे क्या दिक्कत है। अभी तो सब ऑनलाइन ही चल रहा है, और अगर जी ऑफलाइन सर। हो भी गया तो शाम को तो आ ही सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात 100% श्योर है कि समस्याएं नहीं आएंगी जब आप कुछ करने की सोचेंगे, करेंगे। जी सर। है ना, अभी तो वन वे चलता है, कोई नहीं, अभी तो कोर्स वर्क का पार्ट है आपका, तो उसी में जो है आपको ध्यान रखना है। और बोलिएगा। सर मेरा एक प्रश्न ये है कि जी, सिनॉप्सिस में जो प्लेगियरिज्म आएगा सर वो भी चेक होगा? प्लेजरिज्म भाई, एक बात मैं चाहूंगा, मैं सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लेजरिज्म को लेके आप मुझे एक बार जरूर बुलाइएगा। प्लेजरिज्म जो है मेरा बड़ा पसंदीदा टॉपिक है आज की डेट में, और ये सब आप लोग इससे निकलेंगे, सारे के सारे जितने भी हैं यहाँ पर। सर प्लेजरिज्म प्लेगियरिज्म को जो है, सॉरी, हाँ आरिफ सर बोलिए। प्लेगियरिज्म जो है किन किन चैप्टर में चेक किया जाता है ये? टोटल थीसिस में, टोटल सर मान लो हम लोग जो रिव्यू लेते हैं, लिटरेचर रिव्यू को काउंट एक्सेप्ट हो नहीं जाएगा किया कि गया सर। सब 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 देखा जाता है। और देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी
मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। ये अभी रिपोर्ट आई है जैसे आपसे बात करते करते। मेरे अंडर में एक जो पीएचडी स्कॉलर हैं उनकी थीसिस मैं जमा करवाने जा रहा हूँ। देखिएगा, ये मैं अपनी मेल आपको खोल कर दिखा रहा हूँ। सिमिलैरिटी रिपोर्ट एंड प्लेजरिज्म सर्टिफिकेट, ये हमारे लाइब्रेरियन हैं और उन्होंने मुझे ये रिपोर्ट भेजी है। आप लोग समझिएगा इसको, और मैं चाहूँगा कि इसमें ज़रूर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करें। मैं किसी दिन आपको फिर डिटेल में इसमें बात करूँगा। ये देखिएगा, मैं खोल कर दिखा रहा हूँ आपको। ये उरकुंड सॉफ्टवेयर की रिपोर्ट है, ठीक है। आपको दिख रहा है ना साहब? यस सर। जी सर। जी सर। देखिए, ये मेरे स्कॉलर का नाम है अमित शंकर। ये मैंने देखिए इसको वो कर दिया है। ये देखिए DT का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, एनरोलमेंट नंबर PhD फुल थीसिस। ये 4 तारीख को सबमिट की गई थी। आज ही इन्होंने देखिए 10:10 पर सुबह। क्षितिज सिंह जो है ये हमारे लाइब्रेरियन है और सिमिलैरिटी रिपोर्ट है 8%। ये देखिए ये आ रही है 8% लिखा हुआ है, ठीक है। तो और ये जो है देखिए सोर्सेज हैं, जहाँ जहाँ से ये 8% सिमिलैरिटी आई है ये सारे लिंक्स हैं कि कहाँ कहाँ से क्या क्या मटेरियल लिया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको भी जाननी है, आप लोग इसी से जाएंगे। और चूंकि सिनॉप्सिस में भी आपसे एक्सपेक्टेशन यही होती है कि आप किसी भी तरीके की कोई सिमिलरिटी को यूज़ नहीं करेंगे कहीं पर भी। और ये देखिए डिटेल रिपोर्ट है पूरी, ठीक है, पूरी डिटेल रिपोर्ट। और सरकारी यूनिवर्सिटी में उरकुंड सॉफ्टवेयर ही यूज़ हो रहा है, तो मुझे तो उम्मीद है कि शायद आपके यहाँ कानपुर यूनिवर्सिटी में भी शायद उरकुंड सॉफ्टवेयर ही होगा। जी सर, एक चीज उरकुंड ही है ना। मैं एक चीज़ आपको नीचे दिखाना चाह रहा हूँ सर, यही है। हाँ, यही सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, सरकारी में यही दिया गया है। नीचे जो आता है ना, इसमें कॉलम वाइज आता है कि आपने कौन सी चीज़ कितनी मैच कर रही है। बस 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जस्ट अभी आई है और अब इसका सर्टिफिकेट लेना है हमको। इसके बिना सबमिट नहीं होगी थी। 10% से रहना, 10% से नीचे रहना चाहिए। ध्यान रखिएगा। देखिए ये देखिए, ये कंपैरिजन है, ठीक है। इसको देखिए, ऐसे समझिए। सबमिटेड टेक्स्ट, मैचिंग टेक्स्ट। ये जो टेक्स्ट सबमिटेड वाला दिख रहा है आपको, ये लेफ्ट साइड में, ये देखिए जो मैंने बोल्ड किया हुआ है, ये वो है जो मेरे स्टूडेंट की थीसिस में हमने लिखा, ठीक है। और ये वो है राइट साइड में जो ये इनको इंटरनेट पे मिला है। तो ये दो चीजें जो हैं आपस में मैच कर रही हैं। 32 वर्ड हैं, 32 वर्ड मैच कर रहे हैं और टोटल उसमें ही 58%। तो ये हर उसको इस तरीके से दिखा रहे हैं। देखिएगा कहाँ कहाँ से आपने क्या क्या चीजें ली। तो ये ध्यान रखिएगा, सिमिलरिटी का मामला बहुत मतलब मेन है यहाँ पर। और जहाँ 10% तक तो ठीक है, और जहाँ 10% से ऊपर गई आपकी सिमिलरिटी, वो सबमिट ही नहीं होती, वो आपको नीचे नीचे रखनी है। प्लस एक बात और आपको यहाँ स्पष्ट बता दूं, आपने कहीं से कोई कंटेंट लिया है और लोग कहते हैं कि भाई इनको इसका साइटेशन कर दो, इनको रेफरेंस कर दो, इनका रेफरेंस दे दो। इसमें रेफरेंस देने के बाद भी आप सिमिलरिटी में आ सकते हैं, आपके ऊपर प्लेजरिज्म का चार्ज लग सकता है, इवन इफ यू आर गिविंग द रेफरेंस। तो दिमाग से ये, अगर किसी के दिमाग में ये बात है कि साहब हम कंटेंट ले रहे हैं और उनका रेफरेंस दे देंगे कि हमने वहां से लिया है और आप बच जाएंगे, नो, वो भी प्लेजरिज्म में आता है। इसके लिए मैं आपको मुझे पूरा समय देना पड़ेगा, तब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि ये बड़ी। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इस चीज़ के लिए आप सभी लोग, मेरी सलाह है, आप लोग बिल्कुल बहुत ही अवेयर रहिएगा। किसी भी चीज़ में, इवन सिनॉप्सिस थीसिस में तो आप जमा ही नहीं कर पाएंगे इस रिपोर्ट के बिना। प्लस जो आपके रिसर्च पेपर हैं उनमें भी इसका बहुत ख्याल रखिएगा। ऐसा हो रहा है। आप अभी भी, अगर आप में से कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं तो देख सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट नहीं, एसोसिएट और प्रोफेसर के लिए। और वो लोगों ने एक कॉलम बनाया हुआ है और उसमें साफ लिखा हुआ है कि आपका उसमें कितनी सिमिलरिटी है। आपको उसमें क्लिक करना होगा कि हमारे इस पेपर में इतनी सिमिलरिटी है, उसको वो चेक करेंगे। अगर उससे ज़्यादा निकली तो रिजेक्ट कर देंगे। और इग्नू ने तो और भी बहुत आगे की कहानी कर दी। इग्नू ने तो अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर में शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी, उसमें जो पब्लिश्ड पेपर थे, समझिए इस चीज़ को, जो पब्लिश्ड पेपर थे उनकी भी प्लेजरिज्म चेक की है और लोगों के कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर दिया है, ये कहते हुए कि आपके पेपर जो है वो प्लेजराइज्ड। ठीक है, तो इतना तेजी से ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें आप सिमिलरिटी को। और जो बिब्लियोग्राफी आपको मिलेगी ना एनसीओ से, जो अभी मैंने आपको दिखाया उससे ICSR से, तो ये मत समझिएगा कि वो प्लेजरिज्म में नहीं आएगी, वो भी प्लेजरिज्म में आएगी। वो सिर्फ कलेक्शन करके आपको दे रहे हैं, आपको चेंज करना है खुद से अपने उसमें।
ठीक है। और बताइए, इसके लिए आप ना पूरा समय देंगे तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। और बताइए। सर एक क्वेश्चन और था, थीसिस सबमिट में जी। सर जो 2 पेपर्स पब्लिश रहते हैं वो यूजीसी से अफेयर मतलब जनरल में, तो सर मान लीजिए किसी जब कभी हम लोग पब्लिश करने के लिए पेपर देते हैं सर, तो मान लो उन्होंने जिसको पब्लिश करने के लिए दिया सर उन्होंने पेपर रिजेक्ट कर दिया, बट उसी पेपर को सेम किसी दूसरे के लिए पब्लिश करा दिया, तो सर उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर एक जगह से रिजेक्ट हो गया तो आप फ्री हैं, दूसरी जगह भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए उसी पेपर को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने दूसरे के नाम से उसी को पब्लिश करा दिया, सेम वही पेपर। नहीं नहीं नहीं, तब उनकी गलती है, तब उनकी गलती है। हालांकि नॉर्मल ऐसा नहीं करते वो लोग, लेकिन अगर ऐसा किया है तो आप मेल वेल कीजिएगा, उनको कहिए हटाइए इसको, रिट्रेस करिएगा उसको, तो उसको रिट्रेसिंग सर बोलते हैं हम लोगों ने एक पेपर पब्लिश कराया था इस्लाम दर्शन पे, तो एक लोगों को दिया, टीचर्स को, असिस्टेंट प्रोफेसर थे, तो उन्होंने दिखाने के लिए दिया, तो उन्होंने पहले तो देख लिया और बोल दिया ये पब्लिश नहीं हो पाएगा वहाँ। उसके बाद उन्होंने कुछ समय के बाद उसी पेपर को सेम पेपर को पब्लिश करा दिया अपने नाम से। हाँ, तो आप उसमें आपको ये ध्यान रखना है ये भी ऐसा होना तो नहीं चाहिए टीचर के होने के नाते, लेकिन ऐसा भी खूब हो रहा है क्योंकि सर टेक्नोलॉजी वो है ये। टीएमसी में असिस्टेंट प्रोफेसर है, आप भी शायद टीएमसी में रहे, तो टीएमसी में असिस्टेंट प्रोफेसर है सब। अच्छा चलिए छोड़िए, जो होंगे जानता हूँ आगे, मैं सबको नाम नाम नहीं पूछ रहा उनका मैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। उसमें नुकसान क्या होगा कि जिसने पहले अपलोड कर दिया होगा पेपर, जिसका पहले पेपर पब्लिश हो गया होगा, अब आप ओरिजिनल ऑथर हैं और मान लीजिए उन्होंने पहले पब्लिश करा लिया, तो फिर आप प्लेजरिज्म में आ जाएंगे। वो सर इस्लाम दर्शन से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था और उन्होंने हाँ, अपने नाम से करा दिया। तो ऐसा होता है, लेकिन इस चीज़ को अवेयर रहिएगा और इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन चीज़ों में मैं बड़ा जुड़ा हुआ हूँ और मैं बड़ा फील भी कर रहा हूँ इस चीज़ को, और ये बहुत बड़ा इश्यू है, होना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अभी हमारी लिमिट से बियॉन्ड हो जा रही हैं। जैसे ये जो रिसर्च पेपर वाली बात आप लोगों ने बोली है ना, हम लोग इसी से परेशान हो रहे हैं। यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल ज़्यादातर आउट हो चुके हैं आज के डेट में। आप एनसीईआरटी में भेजेंगे, वो 6 महीने में आपका पेपर रिजेक्ट करेंगे। उनका 2-2 साल से बैकलॉग चल रहा है, 2019 तक के इशू वो लोग पब्लिश नहीं करा पाए हैं। स्कोपस में आप जाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी वाला पेपर आपको चाहिए, और वो भी 6 महीने बाद रिजेक्ट करता है। ठीक है, मेरे कई पेपर ऐसे हैं जो 4-4 महीने के बाद रिजेक्ट हुए हैं। ठीक, तो मेरा तो टाइम निकल गया ना, 4 महीना, तो अब वो दिक्कत है। लेकिन कुछ विश्वविद्यालय हैं, हमारे विश्वविद्यालय में भी ऐसा ही हो रहा है कि अगर केयर में है तो अच्छी बात है, और अगर केयर में नहीं है बाय द वे, तो वो यूजीसी पीयर रिव्यूड होना चाहिए। और मैं आप सब लोगों को सलाह दूंगा, क्योंकि आप लोगों को अभी अपने कैरियर के बारे में भी सोचना है, कि चूज दोज जनरल हु आर ऑनलाइन, उन जनरल्स को चूज कीजिए जो ऑनलाइन हो। ठीक है, ऑफलाइन वाले में मत जाइएगा, मैं सलाह नहीं दूंगा आपको, क्योंकि ऑनलाइन में जब आप जाएंगे ना तो उसकी वो पब्लिक डोमेन में आता है, आपके साइटेशन भी बनेंगे और आप अपने काम को जस्टिफाई भी कर पाएंगे। और जो ऑफलाइन मोड में होते हैं ना, जो प्रिंट मोड में होते हैं जनरल, जो ऑनलाइन नहीं होते हैं, उसको थोड़ा सा डाउटफुल देखा जाता है कि मतलब पता नहीं इसमें, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में तो है ही नहीं, पता नहीं आपने क्या पब्लिश किया और क्या आपने पास रख लिया, तो वो थोड़ा सा रहता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बेटर है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो, तो क्या ही अच्छी बात है। और अगर नहीं भी है तो फिर आप ऑनलाइन को चूज कीजिएगा। और आप लोग जितने भी हैं यहाँ पर, सब लोग रिसर्च गेट पर अपनी आईडी बनाइएगा। रिसर्च गेट पर आपको बहुत मदद मिलेगी आपकी रिसर्च में। रिसर्च गेट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है रिसर्च कम्युनिटी का, उसमें आप लोग अपनी अपनी आईडी बनाइएगा और एक नेटवर्क क्रिएट कीजिएगा अपनी ये आप इतने सारे लोग हो तो आपस में जोड़ो। उनका ग्रुप तो नहीं बनेगा उसमें, लेकिन आप लोग जोड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं एक दूसरे को। तो वहाँ एक अच्छी बात यह है कि जैसे आपकी कोई क्वेश्चन है, मैंने कई बार उसका फ़ायदा उठाया कि जैसे मुझे कोई चीज़ कहीं टेक्निकल नहीं समझ में आती तो मैं उसे क्वेश्चन फॉर्म में डाल देता हूँ उस पर, जो फोरम होते हैं, डिस्कशन फोरम। तो आप मान के चलिएगा कि 4-5 दिन में, 5-6 दिन में कोई ना कोई उसका आंसर देता है, और सटीक आंसर देता है। रिसर्च कल्चर हमारे भारत में नहीं है, लेकिन दूसरी जगह सब जगह पर है। वो प्रॉपरली आपको रेफरेंस के साथ लिंक भेजेंगे। मैंने कितने सारे इंटरनेशनल टूल्स यूज़ किए हैं विद परमिशन, सबसे मदद मिलती है मुझको। ठीक है, लेकिन ये तब होगा जब आप उसको यूज़ करेंगे। अब आप सिर्फ नेट यूज़ कर रहे हैं फेसबुक पर सेल्फी डालने के लिए, व्हाट्सअप सेल्फी शेयर करने के लिए, तो भाई आपकी मर्जी। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, तो टाइम टू टाइम वो चीज़ें आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो समय मिलेगा मुझे, तो मुझे क्या मिलेगा, आप लोग समय देंगे तो मैं आ जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो खाली आदमी हूँ। सर अभी आपने जो रिसर्च पेपर जो पब्लिश होते हैं उसके बाद रिजेक्ट होने की बात कही थी, वो किस सेंस में? रिजेक्ट होने का मतलब ये है कि आपने पेपर लिखा, ठीक है, और अब जो अच्छे जर्नल हैं और जो थोड़े भी अच्छे हैं वो सब सिमिलैरिटी चेक करते हैं। वो आपके पेपर को सॉफ्टवेयर में डाल देंगे और ऐसी रिपोर्ट जनरेट कर लेंगे जैसे मैंने आपको ये रिपोर्ट दिखाई है अभी। और अगर उनको लगता है कि उसका सिमिलैरिटी ज़्यादा है, वो रिजेक्ट कर देंगे इस बेस पर। ठीक है, या फिर
उनके जो रिव्यूअर्स होते हैं, जो पेपर को चेक करते हैं, अगर उनके कमेंट नेगेटिव आते हैं, जैसे आपकी पीएचडी थीसिस के साथ होता है, मान लीजिए थीसिस इवैल्यूएट करने वाला नेगेटिव रिपोर्ट दी तो रिजेक्ट, सेम पेपर के साथ होता है, तो वो रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन जब पेपर रिजेक्ट होगा आपका, उसके बाद ही कहीं पर दूसरी जगह पर भेजेंगे आप उसको। ये इथिक्स है, ये मतलब यही इथिक्स कहता है कि रिजेक्ट हो जाए तब आप उसको भेजिए। ओके सर, थैंक यू। और बताइए सर, रिसर्च पेपर लिखने के लिए सर क्या जो हमारा थीसिस का टॉपिक है उसी से रिलेटेड हम लिख सकते हैं या कुछ अदर टॉपिक भी ले सकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है आपका। और ये अभी एक क्वेश्चन मुझसे पूछा भी था किसी ने, कि बहस का मुद्दा भी है ये, कि हाँ, ये कहा जाता है कि आप अपनी रिसर्च जब कर रहे होते हैं तो उसी से रिलेटेड आप रिसर्च पेपर लिखेंगे। तो यहाँ टेक्निकल क्वेश्चन ये होता है कि जब आपकी रिसर्च कंप्लीट ही नहीं हुई तो आपने पेपर कैसे पब्लिश करा लिया उसका? और मान लीजिएगा कि अगर आपने पेपर पब्लिश करा भी लिया तो वो तो सिमिलैरिटी दिखा देगा। थीसिस जमा करने से पहले आपने 2 पेपर पब्लिश करा दिए उसके, तो वो तो चले गए ऑनलाइन। अब जब आपकी थीसिस सॉफ्टवेयर में डाली जाएगी तो वो दिखा देगा सिमिलैरिटी। अब क्या करें यहाँ पर? इधर कुआ इधर खाई, कूदना तो है ही एक तरफ कहीं ना कहीं। तो फिर उसमें एक काम से कितना करते हैं, जो मेरी सलाह ये है कि आप जो भी कंटेंट अपनी थीसिस में यूज करने जा रहे हैं उसको पेपर में यूज मत कीजिएगा। वेरिएबल ले लीजिएगा, वही वेरिएबल ले लीजिएगा, ठीक है, लेकिन सेम बाकी चीजें मत लीजिएगा। सेम वो डाटा मत यूज कीजिएगा, सेम वो डेफिनेशन यूज मत कीजिएगा। और अगर आप रिव्यू भी यूज कर रहे हैं तो उनको पैराफ्रेज कर दीजिएगा, जिससे कम से कम सिमिलैरिटी से बच जाएंगे आप, अदरवाइज सिमिलैरिटी में फंस जाएंगे आप। तो ये काम आपको करना है। तो सर हम ऐसा भी कर सकते हैं, जो हमारा जैसे एमफिल या एमएड का कोई टॉपिक है तो क्या हम उस पर भी रिसर्च पेपर पब्लिश तो करा सकते हैं सर? हाँ, लोगों ने करा भी लिया, आप पीछे क्यों रह गए? कराइए। सर पूछ रहे हैं। सर जैसे दो पेपर हम लोगों को पब्लिश कराने हैं, तो 2 पेपर जो है सर अगर टॉपिक हमारा एक ही है तो 2 पेपर सर कैसे उस टॉपिक से रिलेटेड बन सकता है? कुछ एक एग्जांपल दे सकते हैं क्या? सलामी स्लाइसिंग बोलते हैं इसको, एक टेक्निक होती है सलामी स्लाइसिंग। दिस इज नॉट ए रिसर्च इथिक, हालांकि इसको इथिक्स नहीं माना जाता और ये साइंटिफिक मिसकंडक्ट है। और मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ कि लोगों ने एक थीसिस में से 10 पेपर भी पब्लिश कराए। ठीक सर हमें तो 2 ही कराने हैं तो वो कुछ आइडिया 2 कराने हैं, आप उसमें करा सकते हैं। और आप उस स्टेज तक पहुंचिएगा, मैं अवेलेबल हूँ आपको, फिर मैं बताऊंगा आपको, ना अभी उलझ जाओगे आप सब उसमें, फिर आपका पूरा ध्यान जो है ना रिसर्च पे ना होगा, रिसर्च पेपर पर रह जाएगा बस। ओके सर एक ये क्वेश्चन कंफर्म था करना था कि सर जो रिसर्च पेपर रहेंगे, जो कोर्स वर्क हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा और टॉपिक अलाउ हो जाएगा हम लोग को, उसके बाद से लेके मतलब जो जब तक हमारी रिसर्च चलेगी उस ड्यूरेशन टॉपिक अप्रूवल के बाद, टॉपिक अप्रूवल के बाद। जी जी। तो सर वो जो रिसर्च पेपर होंगे सर वो उसी टॉपिक से के अलावा भी ले सकते हैं ना सर? हम जैसे हम किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं और हमें 2 पेपर पब्लिश कराने हैं, तो हम किसी और एरिया से लेकर हमें प्लेजरिज्म बचना है या मैचिंग से बचना है, जो लाइक सिंपल सा तरीका ये है कि जैसे मैं आपको अपनी थीसिस समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरी थीसिस थी स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी इन रिलेशन टू टीवी प्रोग्राम बीइंग एकेडमिक अचीवमेंट। ठीक है, यही थी। 3 वेरिएबल मैंने आपको बताए, एक क्रिएटिविटी है, एक टेलीविजन व्यूइंग हैबिट्स है और एक एकेडमिक अचीवमेंट है। 3 चीजें हैं मेरे पास। ठीक, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि टेलीविजन को इन 2 से ना कनेक्ट करके किसी चौथे वेरिएबल से कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, क्रिएटिविटी को मेरे बाकी 2 वेरिएबल से ना जोड़ के किसी और वेरिएबल से जोड़ दूंगा। तो बात तो क्रिएटिविटी की हो रही है, लेकिन वो ना तो टेलीविजन से जोड़ी है ना एकेडमिक अचीवमेंट से जोड़ी है, लेकिन वो मानी जाएगी कि मैं उसी दिशा में काम कर रहा था, क्योंकि एक वेरिएबल मेरा उसमें जुड़ रहा है। आप ये काम करेंगे उसमें। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जो मैंने बोला, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो वेरिएबल है उसी पर पेपर लिखिए, लेकिन बस ध्यान ये रखिएगा कि वो सेम कंटेंट मत यूज कीजिएगा, नहीं तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। आपने पेपर पहले पब्लिश करा लिया, अब वही कंटेंट आपने दे दिया थीसिस में, उसको वो सिमिलरिटी शो कर देगा। जी जी जी, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। सर थीसिस सबमिट करने के बाद वो भी ऑनलाइन हो जाएगी, उसके बाद हम रिसर्च पेपर पब्लिश कराएंगे, तो क्या वो प्लेजरिज्म में नहीं आएगा? प्लेजरिज्म में हर चीज वो आएगी, चाहे पहले कराइए, जिसने पहले करा दी बाद वाला प्लेजराइज हो जाएगा। ठीक है, आपने थीसिस पब्लिश करा दी। देखिए सीधी सी एक बात है, सॉफ्टवेयर कुछ नहीं जानता, वो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। उसको नहीं पता आपका पेपर है किसका पेपर है, पहले छपा बाद में छपा, पीएचडी से रिलेटेड था किससे रिलेटेड था, वो तो बस चेक करेगा और रिजल्ट दे देगा। ये आपका काम है कि आप डिसाइड करो कहाँ से किया है वो। तो ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें कि वो ऑनलाइन आपकी थीसिस वगैरह आ जाएंगी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इस सबसे आपको बचना है हर हालत में, नहीं तो उलझते चले जाएंगे इसमें से। और यूनिवर्सिटी बहुत स्ट्रिक्ट होती जा रही है इस मामलों में।
मैंने आपको इग्नू का एग्जाम्पल दे दिया, DU का एग्जाम्पल दे दिया। और बताएं सर, हम लोग उसको रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो हमें देनी है सर, आपने जैसे कहा कि वो भी प्लेजरिज्म की कैटेगरी में आता है, तो सर हम लोग किस फॉर्मेट में कैसे दें उसको लेके सर बड़े परेशान है, क्योंकि कभी कभी किसी रिसोर्स पर्सन ने हमें बताया कि वो नहीं प्लेजराइज होता है, उसको नहीं रखा जाता है उसमें। तो सर इस पे थोड़ा सा आप गाइड कर दीजिए सर। मैंने अभी आपको देखिए, आपको विद प्रूफ दिखा दिया। मैंने अभी आपको जो रिपोर्ट दिखाई है ये करीब मान के चलिए 200 पेज की थीसिस है, ठीक है। ये 200 पेज सिर्फ कंटेंट, ये जो रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई है सिर्फ कंटेंट की दिखाई है, फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 5। 199 पेज थे टोटल ये, ठीक है। इसमें सेकंड चैप्टर भी इन्वॉल्व है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑथर सर, रिसर्चर और ऑथर का टॉपिक और ईयर तो सर सेम रहता है, तो सर हमें ईयर भी दिखाना होगा, टॉपिक नेम भी दिखाना होगा और उसके टॉपिक ऑथर नहीं, फिर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। टॉपिक का नेम कभी भी उसमें नहीं आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर में, उसमें सिर्फ नाम आता है। जैसे मेरी सीरीज है ना, तो कांत 2020 बस, मेरा टॉपिक का नाम वहाँ थोड़ी आएगा, वो तो आप रेफरेंसेस में देंगे ना डिटेल में, आखिर में रेफरेंसेस को नहीं चेक किया जाता उसमें। जैसे सर, ये जो मैंने आपकी क्लास हो जाए पूरी सर, एक फॉर्मेट सर इस पे अगर हो जाए। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल एग्री हूँ। मेरे पास और भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। मेरे कुछ ऐसे पेपर्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा पेपर रिजेक्ट क्यों होते हैं। बहुत खराब कमेंट्स आते हैं जब फॉरेन से रिजेक्ट होता है पेपर, ठीक है। और उसको कैसे सुधारते हैं, कैसे आप लोग बचेंगे, और मैं वो सारी चीजें आपको शेयर करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे कि एक पेपर के लिए आपको कितनी मेहनत, मतलब मैं जनरलाइज तो नहीं कर रहा, लेकिन एक पेपर के लिए मेरी थोड़ी बुद्धि मोटी है तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है इसके लिए। लेकिन आप मान के चलिए कई दिन मैंने मेहनत की है, तब कहीं जाके पेपर तैयार हो पाता है। लेकिन एक बात जान लीजिए सर, एक बात ये भी मैं आपको बता दूं, एक अच्छा पेपर आपको एस्टेब्लिश कर देगा। एक अच्छा पेपर वो आपको मतलब जो है नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी एस्टेब्लिश कर देगा। तो काम कीजिएगा ऐसा, 2 साल में 2 ही पेपर निकलें अपनी PhD के, लेकिन ऐसे हों कि बस देखते ही मन खुश हो जाए किसी भी वाइस चांसलर का। कोई गुंजाइश मत छोड़िए कि अरे ये तो वहाँ से छपाता, वहाँ से तो छपाता, और वहाँ तो ये होता है, वहाँ कुछ नहीं। काम कीजिएगा बढ़िया से, करना ही पड़ेगा। अब आपके पास कोई चारा नहीं है, अब सब सॉफ्टवेयर में आ गया टोटल। ये जो उरकुंड सॉफ्टवेयर है ना, इसका भी बाप है, जिसको हम लोग आम लैंग्वेज में बोलते हैं ना बाप होना, इसका भी बाप है सॉफ्टवेयर, टर्निटिन, नाम सुना होगा आप लोगों ने जरूर। जी सर। वो इसका भी बाप है सर। मोस्ट ऑफ IIT सर टर्निटिन इस्तेमाल कर रही है। हाँ, और टर्निटिन का ही बाप है एक, जो भारत में यूज ही नहीं होता, उसको बोलते हैं ऑथेंटिकेट। जिन दिनों में तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में था, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, बहुत पुरानी, 2000 करीब 10 के आसपास की, तब मैंने एक पेपर भेजा था IRODEL, उसका लिंक भी है मेरे पास। कनाडा का एक जनरल था वो, उसको मैंने अपना डिस्टेंस एजुकेशन पेपर भेजा था। उसने 2010 में मेरा पेपर रिजेक्ट किया था ऑथेंटिकेट की रिपोर्ट दिखाकर। और बाप रे बाप, वो मुझे लगता है कि उससे बढ़िया सॉफ्टवेयर पूरे विश्व में अभी नहीं है ऑथेंटिकेट। जो सेज जैसे जनरल है ना, जो बहुत हाई फाई जनरल है, ये ऑथेंटिकेट को यूज करते हैं। ये उरकुंड बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, मैं आपको बता दूं। इसमें बचने के बहुत रास्ते हैं, ऑथेंटिकेट में बचने का रास्ता नहीं है। और क्योंकि वो बहुत महंगा है, इसलिए वो यूज नहीं होता। सरकारी सिस्टम में आप जानते हैं जो सबसे सस्ती चीज होती है वो दी जाती है, इसलिए उरकुंड हमको मिला है। और ये उरकुंड के साथ कहानी ये है कि ये अभी दिखा रहा है 8% सिमिलरिटी, कल चेक करेंगे तो हो सकता है दिखा दे 15%। वो बहुत सारी ट्रिक्स हैं, वो फिर बहुत डिटेल में जो है फिर किसी दिन आपसे बात करूंगा। सॉल्यूशन है हर चीज़ के, ऐसा नहीं है। और मैं फिर भी स्वागत करूंगा इस सारी ICT टेक्नोलॉजी का, कि इसने जो है चीज़ों को बहुत आसान कर दिया। हम जिस आप लोग मैं जहाँ पर बैठे हैं, हम वहीं से बैठे बैठे सारे काम कर सकते हैं। इंटरनेशनली लोगों से जुड़ सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, अपनी रिसर्च शेयर कर सकते हैं, उनकी रिसर्च शेयर कर सकते हैं हम लोग। हमको पता होना चाहिए, थोड़ा सा मेहनत लगेगी, लेकिन बड़ा मजा आएगा आप लोग जैसे जैसे जुड़ेंगे ना रिसर्च में, वैसे वैसे आपको आनंद आने लगेगा, एक नशा हो जाएगा रिसर्च का। और बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू आपने मौका दिया। आपने सर लगता है कि आज विद्यार्थियों ने आपसे बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ उन्होंने आपसे पूछा। अब आपने खूबी बड़े प्रतिभा के साथ, बड़े एक्सपर्ट के साथ आपने इनको जिज्ञासाओं को शांत किया, और ये आपसे और भी मिलना चाह रहे हैं, बहुत मुखातिब होना चाह रहे हैं आपसे। मैं बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल
मेरी बिल्कुल इच्छा है आने की और मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट आऊंगा। रहेगी कि फिर से इनसे आप जो है हम ऐसे ही आप इनके साथ जुड़ें। ये कह रहे हैं बदकिस्मती है कि ऑफलाइन इनसे नहीं मिलवा पाए आपको, लेकिन फिर कभी वक्त मिलेगा तो इनसे जरूर आपको मिलवाएंगे। लेकिन ऑफलाइन ऑनलाइन तो आप इनके साथ अपना थोड़ा समय और हम चाहेंगे आपका। ऑनलाइन मैं आपको समय देने तैयार हूँ और मैं चाहूंगा कि अगली बार कभी भी आप लोगों से मुलाकात हो तो आप बोलिएगा और मैं चुप रहूंगा, आप मुझसे बस पूछिएगा। अभी तो मैं बोल रहा था आप पूरा टाइम जो है स्टूडेंट्स का होगा। जहाँ जहाँ आपको कुछ जो भी डाउट लगता है, जो भी मेरे पास थोड़ी बहुत जानकारी है, मैं जरूर कोशिश करूंगा शेयर करूँ, प्रॉब्लम सॉल्व करूँ आप लोगों की। जी थैंक यू सो मच सर। प्लेगरिज्म पे क्लास अरेंज करा दीजिएगा जल्दी। जी ओके थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू मच सर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। नमस्ते सर। थैंक यू सर। तो अटेंडेंस जो है आज की, आप लोग जरा एक बार जो हैं एक बार जिनके नाम जो प्रेजेंट नहीं है उनके नाम मैं आपके साथ ले रहा हूँ। यदि वो आ गए हैं किसी तरीके से तो मुझे जोड़ लेंगे अपने साथ। जो नहीं है मैं उनके नाम ले रहा हूँ, ठीक है। तो नीरज कुमार ये नहीं है। रजनी इज प्रेजेंट हियर। यस सर। नीरज कुमार सर। यस सर, कल भी प्रेजेंट थे। सर रजनी द्विवेदी। हाँ रजनी द्विवेदी प्रेजेंट है। सर वो कल की लगा है। हाँ जी सर प्रेजेंट है सर। तीनों रजनी है। अच्छा ठीक सर कल भी थे। सर रजनी द्विवेदी की सर कल की लगा दीजिए इवनिंग की। थैंक यू सर। ठीक है। और मेरे साथ भानु प्रताप अभी हैं, नहीं आए साथ में हमारे। भानु प्रताप अभी इस समय हमारे साथ में नहीं है ना। नहीं है। बाकी सारे लोग जो है वो प्रेजेंट हैं हमारे साथ में। मनीषा त्रिपाठी हमारे साथ प्रेजेंट नहीं है सर। बाकी सारे लोग प्रेजेंट। नीरज कुमार सर लगा दीजिएगा। भैया कहाँ से आ गए तुम? मैं काफी देर से आपको ढूंढ रहा था, कहाँ चले गए थे? नीरज जी बीच में कहाँ गायब हो गए थे? रहा करो क्लास में यार। चलो ठीक है, लगा दीजिए सर। एक्चुअली थोड़ा सा जरूरी काम पड़ गया तो जाना पड़ गया। सर कल की अटेंडेंस हो चुकी है ना? बताइए सर कल की अटेंडेंस हो चुकी? कल की हो चुकी है। ओके सर, थैंक यू सर। हो चुकी कल की। चलिए ठीक, ओके फिर मिलते हैं कल। जो है त्यागी सर की क्लास है, इसलिए कल तो वैसे छुट्टी है, लेकिन त्यागी सर की क्लास है तो उसको लेने के लिए आपको लोगों को जोड़ना होगा, ठीक है। फिर बात करेंगे कल। ओके थैंक यू सर। सर कल एक हाँ कल थैंक यू सर।